हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम मयंक है एंड आई एम अ बीटेक फ्रॉम आईआईटी दिल्ली। ठीक है, आई एम ऑल्सो अ फैकल्टी एट विद्या मंदिर क्लासेस। आई टीच केमिस्ट्री। आज का जो टॉपिक है हमारे सामने दैट इज केमिकल बॉन्डिंग और हम उसका लेक्चर 4 करने वाले हैं। पहले 3 लेक्चर हम कर चुके हैं। ठीक है, आज के लेक्चर 4 के कंटेंट्स में आपको फटाफट इंट्रोड्यूस कर देता हूँ। सो दीज आर द कंटेंट्स ऑफ लेक्चर 4 L4। तो आज हम वील टॉक अबाउट इंट्रोडक्शन टू डाइपोल मोमेंट। थोड़ा सा स्टार्ट कर देंगे आज डाइपोल मोमेंट। दूसरी चीज हाइब्रिडाइजेशन थ्योरी आज पढ़ने की कोशिश करेंगे। ठीक है, तो आइए लेट्स स्टार्ट फ्रॉम द बिगिनिंग। लेट्स टॉक अबाउट डाइपोल मोमेंट। लेट्स टॉक अबाउट इंट्रोडक्शन टू डाइपोल मोमेंट। ठीक है, देखो डाइपोल मोमेंट के बारे में समझने से पहले हमें डाइपोल समझना पड़ेगा। व्हाट इज अ डाइपोल? Dipole looks like this. There is a positive charge, there is a negative charge, there is a difference between these two charges. ठीक है, और dipole is basically a combination of two opposite charges separated by a distance d. ठीक है, और dipole moment, dipole समझ आ गया अगर, तो dipole moment क्या होता है? dipole moment क्या होता है? ये एक वेक्टर क्वांटिटी है, वेक्टर क्वांटिटी विद मैग्नीट्यूड। इसका मैग्नीट्यूड क्या है? Q इंटू डी। ठीक है, Q और D को मल्टीप्लाई कर दो तो इसका मैग्नीट्यूड है Q इंटू डी एंड डायरेक्शन। और इस वेक्टर की डायरेक्शन क्या होगी? फ्रॉम पॉजिटिव चार्ज टू नेगेटिव चार्ज। ठीक है, तो अगर मैं यहां पे आपसे पूछूं, ये पॉजिटिव और नेगेटिव मिलके डाइपोल बना रहे हैं, टू ऑपोजिट चार्जेस, जनरली इक्वल हम ले लेते हैं, तो टू इक्वल एंड ऑपोजिट चार्जेस मिलके डाइपोल बना रहे हैं। ठीक है, तो डाइपोल मोमेंट का क्या मतलब हुआ? डाइपोल मोमेंट एक वेक्टर क्वांटिटी है। ठीक है, वेक्टर मतलब एरो से हम रिप्रेजेंट करेंगे यहाँ पे। तो और इस एरो को कहां से कहां लेके जाएंगे? पॉजिटिव से नेगेटिव। केमिस्ट्री में यही कन्वेंशन है, पॉजिटिव से नेगेटिव, दैट इज द डाइपोल मोमेंट। ठीक है, और इस वेक्टर क्वांटिटी की का मैग्नीट्यूड भी हमें पता है, दैट इज Q इंटू डी। सो दिस इज योर डाइपोल मोमेंट, Q इंटू डी फ्रॉम पॉजिटिव टू नेगेटिव। एक चीज और यहां पे समझेंगे, इफ अ मॉलिक्यूल हैज अ नेट नॉन जीरो डाइपोल मोमेंट। अगर एक मॉलिक्यूल की बात करते हैं, मॉलिक्यूल के पास जो नेट डाइपोल मोमेंट है वो नॉन जीरो है। फोकस यहां पे करेंगे नॉन जीरो पे। तो इफ अ मॉलिक्यूल हैज अ नेट नॉन जीरो डाइपोल मोमेंट, देन इट इज अ पोलर मॉलिक्यूल। उसको पोलर मॉलिक्यूल बोलते हैं। ठीक है, अगर जीरो डाइपोल मोमेंट है तो उसको नॉन पोलर मॉलिक्यूल बोलते हैं। वो तो लिखने की जरूरत भी नहीं है, ऑब्वियस है। अब जैसे मैं आपको एक सिंपल सा एग्जांपल देता हूं। एग्जांपल इज ऑफ वाटर। वाटर के बारे में आप जानते हैं, ऑक्सीजन, हाइड्रोजन, हाइड्रोजन। ठीक है, और आपको वाटर की शेप भी पता है। वाटर की शेप बेंड शेप होती है, पिछले लेक्चर्स में हमने डिस्कस कर ली है। VSEPR के थ्रू हम बोल रहे थे बेंड शेप है। ठीक है, एनीवेज यहां पे मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम कौन सा है सबसे पहले देखेंगे। मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम इज ऑक्सीजन। तो इलेक्ट्रॉन जो होंगे वो ऑक्सीजन की तरफ थोड़े ज्यादा अलाइंड होंगे। क्यों? क्योंकि ऑक्सीजन मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव है। इलेक्ट्रोनेगेटिव का मतलब हमने हिंदी में क्या बोला था? लालची टाइप का एटम है। ऑक्सीजन ज्यादा लालची एटम है, तो वो अपनी तरफ इलेक्ट्रॉन खींच के रखेगा। तो ऑक्सीजन पे डेल्टा नेगेटिव चार्ज आ जाएगा, मतलब पार्शियल नेगेटिव चार्ज ऑक्सीजन पे आएगा, बिकॉज ऑक्सीजन ने इलेक्ट्रॉन अपनी तरफ थोड़ा सा अलाइन करके रखा हुआ है। हाइड्रोजन पे क्या चार्ज आएगा? डेल्टा प्लस, दूसरे पे भी डेल्टा प्लस। और आपको पता है डाइपोल मोमेंट का क्या, डाइपोल मोमेंट क्या होता है? वेक्टर क्वांटिटी होती है पॉजिटिव से नेगेटिव। तो एक डाइपोल मोमेंट ये बन रहा है पॉजिटिव से नेगेटिव, और एक डाइपोल मोमेंट ये बन रहा है पॉजिटिव से नेगेटिव। क्या दोनों डाइपोल मोमेंट वेक्टर क्वांटिटीज हैं? तो क्या वो दोनों डाइपोल मोमेंट इक्वल है? हाँ बिल्कुल सेम ही दिख रहा है। लेफ्ट साइड वाला मॉलिक्यूल, राइट साइड वाला मॉलिक्यूल सेम सा दिख रहा है। इक्वल तो है दोनों डाइपोल्स,
बट क्या एक दूसरे के एग्जैक्टली ऑपोजिट है? मतलब क्या इन दोनों वेक्टर्स को ऐड करोगे तो जीरो आएगा? द आंसर इज नो। दैट मीन्स नेट डाइपोल मोमेंट म्यू नेट, ऐसे लिख देते हैं। म्यू नेट का मतलब क्या है? नेट डाइपोल मोमेंट। इस मॉलिक्यूल का नेट डाइपोल मोमेंट विल बी नॉन जीरो, हेंस इट इज अ पोलर मॉलिक्यूल। आई होप सबको समझ आ रहा हो। ऐसे ही हमने एक और स्ट्रक्चर देखा था CO2 का। यहां पे एक और स्ट्रक्चर बना के देखते हैं CO2 का। C डबल बॉन्ड O डबल बॉन्ड O। VSEPR थ्योरी के बेसिस पे ये बोला था कि ये एक लीनियर स्ट्रक्चर है। ये भी हमने पिछले लेक्चर में देख लिया, एग्जैक्टली यही देख लिया। ठीक है, अब दोबारा से इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की बात करते हैं। हम सब जानते हैं इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इज सबसे ज्यादा फ्लोरीन की, फिर ऑक्सीजन की, फिर नाइट्रोजन की, फिर क्लोरीन की। ये हमने रट रखा है बिल्कुल, FONCl। ठीक है, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की डिटेल थ्योरी के लिए आपको पीरियोडिक प्रॉपर्टीज टॉपिक आना चाहिए। तो सबसे ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम फ्लोरीन है, फिर ऑक्सीजन है, फिर नाइट्रोजन है, फिर क्लोरीन है ना। टॉप 4 मुझे याद रहते हैं। तो इसमें ऑक्सीजन और कार्बन है। CO2 मॉलिक्यूल के अंदर देखोगे तो ऑक्सीजन और कार्बन है। ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव ऑक्सीजन है, तो ऑक्सीजन इलेक्ट्रॉन पेयर्स थोड़े अपनी तरफ खींच के बैठा होगा। मतलब ये जो शेयर्ड इलेक्ट्रॉन पेयर है, जो ज्यादा लालची आइटम है, वो अपनी तरफ थोड़ा सा ना खींच के बैठा रहता है। ठीक है, अब थोड़ा ऑक्सीजन की तरफ अलाइंड है ज्यादा पेयर, तो ऑक्सीजन पे क्या चार्ज आ जाएगा? डेल्टा नेगेटिव का। कार्बन पे क्या चार्ज आ जाएगा? डेल्टा पॉजिटिव का। और अगर यहां पे आप वेक्टर बनाते हो, एक वेक्टर बनेगा पॉजिटिव से नेगेटिव ये, और एक वेक्टर बनेगा पॉजिटिव से नेगेटिव ये। क्या दोनों वेक्टर इक्वल हैं? बिल्कुल इक्वल हैं। क्या एक दूसरे से कैंसिल हो रहे हैं? हाँ हाँ, मतलब एक दूसरे के बिल्कुल ऑपोजिट है, एक दूसरे से कैंसिल हो जाएंगे पूरे पूरे। दैट मीन्स इस मॉलिक्यूल की बात करें तो म्यू नेट की वैल्यू क्या आ जाएगी बच्चों? द आंसर इज जीरो। दैट मीन्स नो नेट डाइपोल मोमेंट। कोई नेट डाइपोल मोमेंट नहीं है। दैट मीन्स इट्स अ नॉन पोलर मॉलिक्यूल। ठीक है, ऐसे n नंबर ऑफ एग्जांपल्स हम अभी आगे कर लेंगे। जब हम हाइब्रिडाइजेशन थ्योरी पढ़ेंगे उसमें हम हर मॉलिक्यूल का डाइपोल मोमेंट भी चेक करेंगे, तो आप बहुत सारे एग्जांपल्स अभी आने वाले थोड़े टाइम में देख लोगे आज ही के लेक्चर में। ठीक है, आई होप सबको समझ आ गया हो कि डाइपोल मोमेंट क्या होता है। आगे बढ़ते हैं गाइस। नेक्स्ट टॉपिक दैट आई वांट टू टॉक अबाउट इज द मेन टॉपिक ऑफ टुडे, दैट इज हाइब्रिडाइजेशन। सो लेट्स स्टार्ट विद हाइब्रिडाइजेशन थ्योरी। टॉपिक का नाम लिख लेते हैं। अब हाइब्रिडाइजेशन पढ़ने से पहले मैं ना फॉर्मेशन ऑफ CH4 मॉलिक्यूल्स की बात करता हूं। तो ऑन द बेसिस ऑफ प्रीवियस थ्योरी, ऑन द बेसिस ऑफ प्रीवियस थ्योरीज, जो हमने अभी तक थ्योरीज पढ़ी हैं, कौन कौन सी पढ़ी हैं? ऑक्टेट पढ़ी है, VBT पढ़ी है, ठीक है, और VSEPR थ्योरी भी पढ़ी है, ऑर्बिटल ओवरलैप थ्योरी भी पढ़ी है। ये हमने लास्ट लेक्चर में पढ़ी थी। तो प्रीवियस थ्योरीज को अगर मैं रेफर करके मीथेन का स्ट्रक्चर बनाने की कोशिश करूं, बच्चों मीथेन क्या होता है? CH4। CH4 इज कॉल्ड एज मीथेन। सबसे पहले तो लुईस क्या कहता है, मतलब अभी तक जो हमें पता है वो हम अप्लाई करने की कोशिश करते हैं, ठीक है, मीथेन के लिए। फिर हम समझेंगे कि क्यों हाइब्रिडाइजेशन थ्योरी की जरूरत है, अभी भी जरूरत है। ठीक है, कईयों को ये लग रहा होगा अरे सब कुछ तो बता पा रहे हैं, VBT थ्योरी ये बता देता है मॉलिक्यूल क्यों बनता है। ठीक है, बहुत अच्छी बात है। ऑर्बिटल ओवरलैप थ्योरी ये बता देती है कि सिंगली ऑक्यूपाइड ऑर्बिटल्स ही बॉन्ड बनाते हैं। ठीक है, सिग्मा बॉन्ड, पाई बॉन्ड सब तो बता देती है ऑर्बिटल ओवरलैप थ्योरी। देन VSEPR थ्योरी हमें शेप बता देती है कि मॉलिक्यूल की शेप क्या होने वाली है। तो सब कुछ तो हमें पता ही है। तो अगर हमें सब कुछ पता है तो हमें और कोई नई थ्योरी की जरूरत नहीं। ऐसी फीलिंग आ रही होगी आपको कि हमें सब कुछ पता है तो और कोई थ्योरी की जरूरत नहीं है। बट लेट मी टेल यू गाइस, अभी भी कई ऐसी बातें हैं जो हमें नहीं पता चल रही। तो वही बातें मैं आपको बताने की कोशिश कर रहा हूं। लेट्स टॉक अबाउट CH4 मॉलिक्यूल। अभी तक जितनी थ्योरीज पता ना सब लगाने की कोशिश करते हैं इसमें। ठीक है, तो CH4 मॉलिक्यूल में सबसे पहले देखो सेंट्रल एटम ढूंढना होगा। तो ऑब्वियसली सेंट्रल एटम हाइड्रोजन तो हो नहीं सकता। सेंट्रल एटम क्या है? कार्बन है। हाइड्रोजन क्यों नहीं हो सकता? बिकॉज हाइड्रोजन सिंगल बॉन्ड बना सकता है। जो एटम सिंगल बॉन्ड बना सकता है वो सेंटर पे कैसे होगा?
हाँ, हंसी वाली बात है थोड़ी, तो कोई बात नहीं। कार्बन इज द सेंट्रल एटम, यहां से स्टार्ट करते हैं कि सेंट्रल एटम इज कार्बन। तो कार्बन को बीच में रखा गया, हाइड्रोजन को साथ में रखा गया, वैलेंस इलेक्ट्रॉन काउंट किए गए, वैलेंस इलेक्ट्रॉन 8 है, 8 वैलेंस इलेक्ट्रॉन है तो 4 बॉन्ड बन गए, 8 के 8 यूज हो गए, सबका ऑक्टेट कंप्लीट है, खुशी की बात है। ये स्ट्रक्चर मैंने किसको यूज करके बना दिया? लुईस को। ये लुईस कंसेप्ट है। लुईस कंसेप्ट हमें ये सिखाता है CH4 मॉलिक्यूल का, इसके अलावा और कुछ नहीं बताता लुईस। ठीक है, आइए जरा बाकी की थ्योरीज भी इस पे यूज करने देते हैं। सिंस सेंट्रल एटम सी है, कार्बन की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखते हैं। कार्बन इज 1s2 2s2 एंड 2p2। थोड़ा डब्बे वब्बे बनाते हैं वैलेंस शेल के लिए। 2s में 2 इलेक्ट्रॉन्स है और आपको पता है 2p में कितने इलेक्ट्रॉन्स है इसके? 1 2। अब VBT और ऑर्बिटल ओवरलैप थ्योरी, ऑर्बिटल ओवरलैप थ्योरी इज अ पार्ट ऑफ VBT। सो ऑर्बिटल ओवरलैप थ्योरी ये बोलती है कि कार्बन के 4 बॉन्ड बनाने हैं, है ना, लुईस बता रहा है ना, कार्बन के 4 बॉन्ड बनाने हैं। तो अगर 4 बॉन्ड बनाना चाहते हो आप कार्बन के, देन यू नीड 4 सिंगली ऑक्यूपाइड ऑर्बिटल्स। इट्स वेरी सिंपल कि शेयरिंग वाले 4 बॉन्ड बनाने हैं तो 2 एटम्स आएंगे, दोनों के पास सिंगल सिंगल इलेक्ट्रॉन होने चाहिए। हर इसके पास एक ऑर्बिटल है जिसके पास सिंगल इलेक्ट्रॉन है, इसके पास भी एक ऑर्बिटल है जिसके अंदर सिंगल इलेक्ट्रॉन है। 2 ऑर्बिटल एक दूसरे से ओवरलैप करते हैं तो 2 इलेक्ट्रॉन दोनों के साथ शेयर हो जाते हैं। ठीक है, मैं दोबारा से बोल रहा हूं, ऑर्बिटल ओवरलैप थ्योरी के अंदर हमने पढ़ा है कि सिंगली ऑक्यूपाइड ऑर्बिटल्स ही बॉन्ड बनाते हैं। तो आपको कितने बॉन्ड्स चाहिए? वी नीड 4 बॉन्ड्स। 4 बॉन्ड्स का मतलब क्या है? वी नीड 4 सिंगली ऑक्यूपाइड ऑर्बिटल्स। ठीक है, 4 सिंगली ऑक्यूपाइड ऑर्बिटल्स चाहिए। लेकिन मेरे पास यहां पे कितने सिंगली ऑक्यूपाइड है ऑर्बिटल्स? 2। वी हैव ओनली 2। वी हैव ओनली 2। लेट्स क्रिएट 4। लेट्स क्रिएट 4 बाय 4 सिंगली ऑक्यूपाइड ऑर्बिटल्स। Let's create 4 singly occupied orbitals. How? दिमाग में आता है how? By exciting 1 electrons. एक इलेक्ट्रॉन को एक्साइट कर देते हैं। ठीक है, मतलब लॉजिक कहां से बन रहा है सबको समझ आना चाहिए। हमें पता है कि कार्बन 4 बॉन्ड बनाने वाला है तो 4 सिंगली ऑक्यूपाइड ऑर्बिटल्स चाहिए, लेकिन यहां पे देखोगे तो आई हैव ओनली 2 सिंगली ऑक्यूपाइड ऑर्बिटल। लेट्स क्रिएट 4। कैसे क्रिएट करेंगे 4? एक इलेक्ट्रॉन 2s का, ये देखो रेड कलर से मार्क किया मैंने वो इलेक्ट्रॉन, एक इलेक्ट्रॉन 2s का उछल के कहां पे आ गया बच्चों? इसमें। तो यहां पे अगर मैं ड्रॉ करूं, ठीक है, 2s और 2p, एक इलेक्ट्रॉन यहां पे है और ये जो रेड कलर का इलेक्ट्रॉन है उछल के आगे चला गया। नाउ आई हैव 4 सिंगली ऑक्यूपाइड ऑर्बिटल्स। ठीक है, अब मेरे पास 4 सिंगली ऑक्यूपाइड ऑर्बिटल्स थे तो एज पर ऑर्बिटल ओवरलैप थ्योरी 4 हाइड्रोजन आए 1s1 के साथ। ठीक है, हाइड्रोजन का कौन सा ऑर्बिटल होता है? 1s1, आपको पता ही है। 1s के अंदर एक ही इलेक्ट्रॉन है, तो ऐसे 4 हाइड्रोजन एटम आए। एक हाइड्रोजन एटम ने इसके साथ ओवरलैप किया, एक ने इसके साथ किया, एक ने इसके साथ किया, एक ने इसके साथ किया। ये VBT की कहानी बोल रहा हूं मैं सारी की सारी। VBT और ऑर्बिटल ओवरलैप थ्योरी एक ही बात है ना। तो VBT की कहानी बोल रहा हूं कि VBT बोलता है कि 4 बॉन्ड बनाने के लिए, ऑर्बिटल ओवरलैप थ्योरी इज VBT, सो VBT बोलता है इवेंचुअली। तो VBT बोलता है 4 बॉन्ड बनाने के लिए 4 सिंगली ऑक्यूपाइड ऑर्बिटल्स चाहिए। 4 सिंगली ऑक्यूपाइड ऑर्बिटल्स क्रिएट किए, 4 बॉन्ड बनाए। 3D ओरिएंटेशन में चेक करोगे तो कार्बन का एक है s ऑर्बिटल, ये रहा आपका p, ये कौन सा है? py। ये कौन सा है बच्चों? px। और ये कौन सा है पीछे की तरफ? pz। ये कार्बन के 4 ऑर्बिटल थे। अब कार्बन के इलेक्ट्रॉन जो 4 थे वो यहां पे ड्रॉ कर रहा हूं। एक इलेक्ट्रॉन, इस पे फोकस करो गाइज, ये वाले पार्ट पे। ठीक है,
कार्बन के 2s में एक इलेक्ट्रॉन थे और तीनों 2p ऑर्बिटल्स में एक 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 इलेक्ट्रॉन। यहां पे ड्रॉ कर रहा हूं, देखो ये रहा इसका 2s ऑर्बिटल जो स्फेरिकल है, उसमें एक सिंगल इलेक्ट्रॉन, px में एक इलेक्ट्रॉन, py वाले में जो वर्टिकल वाला है वो py है, py में एक इलेक्ट्रॉन, ठीक है, और सिमिलरली pz में एक इलेक्ट्रॉन। अब इन 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 इलेक्ट्रॉन इन ऑर्बिटल्स के साथ कौन ओवरलैप कर रहा है? द आंसर इज हाइड्रोजन। ये हाइड्रोजन का 1s इस तरीके से, एक और हाइड्रोजन का 1s इस तरीके से, एक और हाइड्रोजन का 1s इस तरीके से, ये हाइड्रोजन के 1s है, ठीक है, और एक ऐसा 1s इस तरीके से। तो इसके अकॉर्डिंग टू दिस शेप क्या होनी चाहिए? शेप क्या होनी चाहिए? 3 bonds should be mutually perpendicular। चेक करो, दिख रहे होंगे, ये देखो ना, एक ये बॉन्ड है जो ग्रीन से सर्कल कर रहा हूं मैं, ये जो 3 बॉन्ड है, एक px से बना हुआ है, एक py से बना हुआ है, एक pz से बना हुआ है। तो 3 बॉन्ड शुड बी म्यूचुअली परपेंडिकुलर टू ईच अदर, जैसे x y z एक्सिस है, तो 3 बॉन्ड ऐसे होंगे, और 4th बॉन्ड नॉन डायरेक्शनल। 4th बॉन्ड क्यों होगा नॉन डायरेक्शनल? बिकॉज s ऑर्बिटल इज नॉन डायरेक्शनल, s ऑर्बिटल इज स्फेरिकल, s ऑर्बिटल आपका स्फेरिकल होता है, किसी पर्टिकुलर डायरेक्शन में ओरिएंटेशन नहीं होती। जैसे px is oriented along the x axis, py is oriented along the y axis, pz along the z axis, but s orbital is spherical, तो कहीं से भी बॉन्ड बन सकता है, तो we don't know कि कहां से बॉन्ड बनेगा, ठीक है। तो चौथा बॉन्ड हमें नहीं पता क्या है, पहले 3 बॉन्ड तो एक दूसरे के परपेंडिकुलर है, ठीक है, बट एज यू नो VSEPR थ्योरी तो कुछ और ही बोलती है। VSEPR थ्योरी क्या बोलती है? VSEPR बोलती है कि 4 सिग्मा बॉन्ड है। कितने बॉन्ड है? 4 सिग्मा बॉन्ड। आपको याद है ना, मैं स्ट्रक्चर यहां पे दोबारा बना देता हूं। कार्बन के 4 बॉन्ड है अगर हाइड्रोजन के साथ, एज पर VSEPR द स्ट्रक्चर should be what? टेट्राहेड्रल। ये हम पढ़ चुके हैं, याद करो। VSEPR थ्योरी पिछले लेक्चर में पढ़ी थी कि अगर आपके पास 4 सिग्मा बॉन्ड है, 2 सिग्मा बॉन्ड है तो लीनियर, 3 बॉन्ड है, 3 इलेक्ट्रॉन पेयर्स हैं जो शेप गवर्न करते हैं तो ट्रायगोनल प्लेनर, 4 हैं तो टेट्राहेड्रल, 5 हैं तो ट्रायगोनल बाइपिरामिडल, 6 हैं तो स्क्वायर बाइपिरामिडल, जिसको ऑक्टाहेड्रल भी बोलते हैं। ये भी पिछले क्लास में हो गया था VSEPR। तो माय होल पॉइंट इज कि 4 बॉन्ड है तो 4 बॉन्ड के अकॉर्डिंग शेप टेट्राहेड्रल होती है, बिकॉज दिस इज द लीस्ट रिपल्सिव स्ट्रक्चर, मोस्ट स्टेबल स्ट्रक्चर। 4 बॉन्ड को यूज करके सबसे स्टेबल स्ट्रक्चर अगर बनाना हो तो वो टेट्राहेड्रल ही होगा, ठीक है, क्योंकि इसमें काफी 3D स्पेस पूरी यूज हो गई, ठीक है। बॉन्ड पूरे फैले हुए हैं चारों दिशाओं में, ऐसे समझ लो बॉन्ड फैले हुए हैं, एंगल मैक्सिमाइज हो जाएगा, एंगल मैक्सिमाइज हो जाएगा तो स्टेबिलिटी ज्यादा होगी, ठीक है। जितना ज्यादा 2 बॉन्ड्स के बीच में एंगल होता है, 2 बॉन्ड्स ऐसे, ज्यादा एंगल होगा तो रिपल्शंस कम होंगी, एंगल कम होगा तो रिपल्शंस ज्यादा होंगी, ठीक है। तो VSEPR थ्योरी की तरफ से ये एक टेट्राहेड्रल स्ट्रक्चर होना चाहिए, बट हमारा VBT तो कुछ और ही बोलते हैं। VBT बोलता है 3 बॉन्ड म्यूचुअली परपेंडिकुलर, चौथा बॉन्ड नॉन डायरेक्शनल, अजीब सी कहानी बोलता है। बाय द वे VSEPR थ्योरी इज राइट, स्ट्रक्चर यही होना चाहिए। दैट मीन्स VBT के थ्रू स्ट्रक्चर उतने बढ़िया से समझ नहीं आ रहा। एक और चीज आपको समझाता हूं, VSEPR थ्योरी इज नॉट एबल टू एक्सप्लेन वन मोर थिंग। VSEPR थ्योरी स्ट्रक्चर तो एक्सप्लेन कर देती है, शेप तो एक्सप्लेन कर देती है, इट कैनॉट एक्सप्लेन why all 4 bonds have equal bond strength। इसमें VBT भी हेल्प नहीं करती। VBT
कैनॉट एक्सप्लेन दिस टू। ठीक है, हमें एक्सपेरिमेंटली पता है कि यार ये जो 4 बॉन्ड होते हैं ना कार्बन के, कार्बन और हाइड्रोजन के बीच में ये जो 4 बॉन्ड आपको दिखाई दे रहे हैं, ये चारों की बॉन्ड स्ट्रेंथ सेम होती है, लेकिन वीबीटी वीएससीपीआर ये एक्सप्लेन नहीं कर पाते। वीबीटी देखो, वीबीटी कह रहे हैं एक बॉन्ड बन रहा है, एक बॉन्ड बन रहा है, यहां पे देखेंगे ध्यान से, एक बॉन्ड बन रहा है राइट वाला पी और एस से, ये पी और एस का बॉन्ड है, और ये वाला बॉन्ड किससे बन रहा है, ये वाला, ये बन रहा है एस और एस से। तो पी और एस के ओवरलैप से जो बॉन्ड बन रहा है, पी ऑर्बिटल और एस ऑर्बिटल के ओवरलैप से जो बॉन्ड बन रहा है, नीचे वाला एस एस के बीच में जो ओवरलैप से बॉन्ड बन रहा है, ये दोनों अलग होने चाहिए ना, बॉन्ड स्ट्रेंथ इनकी अलग होनी चाहिए। बट एक्सपेरिमेंटली हमें यह पता चल गया कि दोनों के चारों की बॉन्ड स्ट्रेंथ एक जैसी होती है। दैट मीन्स हमारी वीबीटी थ्योरी तो एक्सप्लेन कर ही नहीं पा रही है, वीबीटी के हिसाब से तो अलग अलग होनी चाहिए बॉन्ड स्ट्रेंथ। समझ आ रही है बात? तो मैं आपको बस ये समझाने की कोशिश कर रहा हूं कि अभी तक हमने जो मेन थ्योरीज पढ़ी है, एक वीबीटी जिसमें ऑर्बिटल ओवरलैप थ्योरी आ जाती है, और एक वीएससीपीआर थ्योरी, दोनों थ्योरीज ये एक्सप्लेन नहीं करती कि आखिर हमें मतलब चारों बॉन्ड की बॉन्ड स्ट्रेंथ एक जैसी कैसी है। ठीक है, वीबीटी तो शेप भी एक्सप्लेन नहीं करती। वीबीटी देखो क्या अजीब सी शेप बता रही है, वीबीटी तो शेप भी एक्सप्लेन नहीं करती और बॉन्ड स्ट्रेंथ भी एक्सप्लेन नहीं करती। और दूसरी तरफ वीएससीपीआर थ्योरी शेप तो एक्सप्लेन कर देती है, ठीक है, ये एक्सप्लेन नहीं करती कि चारों बॉन्ड एक जैसे क्यों है। आई होप आपको नीड समझ आ रही है कि हाइब्रिडाइजेशन की नीड क्या है। ठीक है, मैं यहां पे 2 मिनट में एक बार फिर से सारी कहानी एक्सप्लेन कर देता हूं ताकि आपको कोई दिक्कत ना हो समझने में। बेटा CH4 मॉलिक्यूल था, CH4 मॉलिक्यूल्स एज पर लुईस कंसेप्ट हमने पहले स्ट्रक्चर बनाया। ठीक है, आपको स्ट्रक्चर दिखाई दे रहा होगा, रेड से सर्कल कर रहा हूं। लुईस कंसेप्ट के अकॉर्डिंग हमने एक स्ट्रक्चर बनाया। इस स्ट्रक्चर को देख के मुझे पता चल गया कि 4 बॉन्ड चाहिए, 4 बॉन्ड चाहिए। तो ऑर्बिटल ओवरलैप थ्योरी क्या कहती है, 4 बॉन्ड बनाने हैं तो 4 सिंगली ऑक्यूपाइड ऑर्बिटल लाओ मुझे। ठीक है, कार्बन को अगर 4 बॉन्ड बनाने हैं तो 4 सिंगली ऑक्यूपाइड ऑर्बिटल लेके आओ। लेकिन लेफ्ट हैंड साइड अगर आप देखोगे, लेफ्ट हैंड साइड मतलब जहां पे ब्लैक से अंडरलाइन कर रहा हूं, लेफ्ट हैंड साइड जो आप देखोगे यहां पे तो हमारे पास 2 ही है सिंगली ऑक्यूपाइड ऑर्बिटल्स, एक ये, सिर्फ 2 ही है सिंगली ऑक्यूपाइड ऑर्बिटल्स। 4 चाहिए ना, 4 चाहिए तो एक को एक्साइट कर दिया, रेड वाला इलेक्ट्रॉन एक्साइट होके आगे चला गया। अच्छा, यहां पे एक और क्वेश्चन आप पूछ सकते हो कि आखिर ये एक्साइट क्यों हुआ, क्या ये वीबीटी आंसर करता है? जब एटम्स एक दूसरे के पास आते हैं, वीबीटी को याद करो, जब एटम्स एक दूसरे के पास आते हैं तो एनर्जी रिलीज होती है। जो एनर्जी रिलीज हो रही है ना, एटम के पास आने के कारण जो एनर्जी रिलीज हो रही है, वो याद है वो कर्व ऐसे पहले नीचे उतरता था फिर ऐसे करके ऊपर चढ़ता था, याद है वो वाला कर्व? तो पहले एटम्स एक दूसरे के पास आ रहे हैं, एनर्जी रिलीज हो रही है, अ पार्ट ऑफ दैट रिलीज्ड एनर्जी इज यूज्ड टू एक्साइट दिस इलेक्ट्रॉन। समझ आ रही है बात? तो यहां पे एक चीज और ऐड कर सकते हो, व्हेन एटम्स एज पर वीबीटी, ये वीबीटी ने बताया था, व्हेन एटम्स अप्रोच ईच अदर, व्हेन एटम्स अप्रोच ईच अदर energy is released, energy is released, a part of that released energy, a part of that released energy can be used to excite electron। इलेक्ट्रॉन को एक्साइट करने के लिए एनर्जी तो चाहिए ना, 2s से 2p जाना है। एटॉमिक स्ट्रक्चर में पढ़ा है n+n रूल से, 2s की कम एनर्जी होती है, 2p की ज्यादा होती है। तो कम एनर्जी से इलेक्ट्रॉन हायर एनर्जी ऑर्बिटल में जाना चाहता है तो उसको एनर्जी तो चाहिए। तो इस रेड वाले इलेक्ट्रॉन को, ये जो रेड वाला इलेक्ट्रॉन है, इसको एनर्जी कहां से मिल रही है? कार्बन हाइड्रोजन एटम्स जब पास में आ रहे हैं, जब पास में आ रहे हैं तो एनर्जी रिलीज होती है एज पर वीबीटी। जब एटम्स पास में आते हैं तो एनर्जी रिलीज होती है, और ये जो रिलीज्ड एनर्जी हो रही है, जो एनर्जी रिलीज हो रही है, उसका कुछ पार्ट हम यूज कर रहे हैं इलेक्ट्रॉन को एक्साइट करने के लिए। अब आपको यह भी समझ आ गया कि ये इलेक्ट्रॉन एक्साइट क्यों हो रहा है। वंस दिस इलेक्ट्रॉन इज एक्साइटेड तो फोटो नीचे वाली बनेगी,
ठीक है, जब इलेक्ट्रॉन एक्साइट हो चुका है तो हमारे पास 4 सिंगली ऑक्यूपाइड ऑर्बिटल्स आ चुके हैं। अब इन 4 ऑर्बिटल्स के 4 बॉन्ड बना सकते हैं। इन 4 कार्बन के ऑर्बिटल्स के साथ 4 हाइड्रोजन के ऑर्बिटल्स ओवरलैप कर रहे हैं, तो स्ट्रक्चर कुछ ऐसा बन रहा है नीचे वाला, क्योंकि एक हाइड्रोजन का ऑर्बिटल px के साथ ओवरलैप कर रहा है, तो px वाला बॉन्ड बन गया। ठीक है, px और s के बीच में बॉन्ड बन गया, फिर दूसरा py के बीच में बॉन्ड बन गया, तीसरा pz और s के बीच में बॉन्ड बन गया, और एक s और s, कार्बन का भी 2s, हाइड्रोजन का 1s, तो 2s 1s के बीच में बॉन्ड बन गया। तो ये स्ट्रक्चर हमारा VBT बताता है। अजीब सा स्ट्रक्चर है, 3 बॉन्ड एक दूसरे के परपेंडिकुलर हैं। दूसरी तरफ VSEPR थ्योरी ये स्ट्रक्चर बनाती है कि चारों के बीच में एंगल 109 डिग्रीज 28 मिनट्स का होगा। एंगल कितना होगा? 109 डिग्रीज 28 मिनट्स। तो अब ये जो स्ट्रक्चर है ये VSEPR बताता है। तो कौन सा स्ट्रक्चर ठीक है? VSEPR वाला स्ट्रक्चर ठीक है। दैट मीन्स दोनों थ्योरीज की अपनी अपनी लिमिटेशंस है। VBT एक्सप्लेन नहीं कर पाता, ना शेप एक्सप्लेन कर पाता है, ठीक है, शेप भी एक्सप्लेन नहीं कर पाता, और ये भी एक्सप्लेन नहीं कर पाता कि आखिर जो मॉलिक्यूल है, ठीक है, एक तो शेप एक्सप्लेन नहीं की, और दूसरी चीज कि ये जो मॉलिक्यूल्स हैं, ठीक है, मतलब ये जो एटम्स है, जैसे कार्बन है, हाइड्रोजन है, ये अलग अलग एक्सिस से ओरिएंटेड है। ठीक है, अब एक हाइड्रोजन का ऑर्बिटल s के साथ ओवरलैप कर रहा है, एक p के साथ, तो एक तो शेप तो एक्सप्लेन हो ही नहीं पाई, और दूसरा बॉन्ड स्ट्रेंथ भी एक्सप्लेन नहीं हो पाई कि वाई दिस बॉन्ड, मैं हाईलाइट कर रहा हूं, वाई दिस बॉन्ड इज सेम एज दिस बॉन्ड स्ट्रेंथ वाइज। ये जो रेड कलर वाला बॉन्ड है और जो ग्रीन कलर वाला जो बॉन्ड है, जो रेड से सर्कल्ड है और जो ग्रीन से सर्कल्ड है, ये दोनों बॉन्ड्स की स्ट्रेंथ प्रैक्टिकली तो सेम आ रही है, बट VBT एक्सप्लेन ही नहीं कर पा रहा, और ना ही ये चीज VSEPR एक्सप्लेन कर पा रही है। आई होप सबको समझ आ रहा है, मतलब वाई देयर इज अ नीड फॉर अनदर थ्योरी। बहुत जरूरत है हमें अभी एक और थ्योरी की। तो आइए अगली थ्योरी की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट थ्योरी इज हाइब्रिडाइजेशन। हाइब्रिडाइजेशन थ्योरी। अभी तक तो नीड की बात कर रहे हैं, अब हम थ्योरी की बात करते हैं। हाइब्रिडाइजेशन थ्योरी का मतलब है दिस थ्योरी डील्स विथ मिक्सिंग ऑफ ऑर्बिटल्स। मिक्सिंग और ऑर्बिटल्स की बात करती है थ्योरी। ऑब्वियसली मिक्सिंग ऑफ ऑर्बिटल्स को हाइब्रिडाइजेशन बोला गया। हाइब्रिडाइजेशन मतलब हाइब्रिड ऑर्बिटल बनाना, ठीक है, दो अलग अलग टाइप के ऑर्बिटल को मिक्स करके एक नया ऑर्बिटल पैदा करना, समथिंग लाइक दैट, ठीक है, दैट इज कॉल्ड एज हाइब्रिडाइजेशन थ्योरी। अब देखो, अब सिचुएशन कैसी है मैं आपको समझाता हूं कि अगर फॉर एग्जांपल, पहले तो मैं ऐसे ही बता रहा हूं कि मिक्सिंग ऑफ ऑर्बिटल क्या होती है। फॉर एग्जांपल मेरे पास ये 2s ऑर्बिटल है और ये 2p ऑर्बिटल्स है। दिस इज 2px, 2py, 2pz, ठीक है। तो ऊपर वाले 2p ऑर्बिटल्स हैं, ये 2s ऑर्बिटल है। तो अगर मुझे इनकी हाइब्रिडाइजेशन करनी है, पहले तो ऐसे ही बता रहे हैं कि हाइब्रिडाइजेशन होती क्या है, ठीक है, इसकी हाइब्रिडाइजेशन करनी है अगर, तो कैसे करेंगे? हाइब्रिडाइजेशन का मतलब होता है बच्चों मिक्सिंग ऑफ ऑर्बिटल्स। हाइब्रिडाइजेशन का मतलब है मिक्सिंग ऑफ ऑर्बिटल्स। तो 2s और 2p को मिक्स करने हैं। 2s के कितने ऑर्बिटल है? 1। 2p के कितने ऑर्बिटल है? 3। तो 2s का 1 मिक्स करना है 3 2p के साथ, ठीक है। तो दैट मींस कितने ऑर्बिटल मिक्स करने हैं? 4। तो यहां पे एक रूल हम यूज करेंगे। रूल क्या होता है बच्चों? रूल इज कंजर्वेशन ऑफ ऑर्बिटल्स। कंजर्वेशन ऑफ ऑर्बिटल्स, इसका मतलब है कि जितने ऑर्बिटल मिक्स होंगे उतने ही ऑर्बिटल्स बनेंगे। दैट मींस कितने ऑर्बिटल मिक्स हो रहे हैं? 4। 4 ऑर्बिटल मिक्स हो रहे हैं, तो कितने ऑर्बिटल बनाऊं मैं? 4। और ये जो 4 हाइब्रिडाइजेशन के बाद जो ऑर्बिटल बन रहे हैं, इनके बारे में थोड़ी बात कर लेते हैं। दीज ऑर्बिटल्स आर सिमिलर इन शेप। ये जो हाइब्रिडाइजेशन के बाद ऑर्बिटल बन रहे हैं, these are similar in shape, these are similar in energy। शेप और एनर्जी बिल्कुल सेम है इन सबकी,
ठीक है, दैट मीन्स 4 ऑर्बिटल एक साथ मिक्स हुए, हाइब्रिडाइज हुए, हाइब्रिडाइज का मतलब मिक्सिंग हुई ऑर्बिटल्स की, ठीक है, 4 ऑर्बिटल मिक्स होके 4 ही चीजें बनी, ठीक है, हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल भी 4 बने। इन चारों की आपस में शेप एक जैसी है, इन चारों की आपस में एनर्जी एक जैसी है। दीज आर सिमिलर इन शेप एंड सिमिलर इन एनर्जी, ठीक है। अब इन ऑर्बिटल का नाम कैसे डिसाइड करना होता है, ये 4 ऑर्बिटल कैसे बने, ये 4 ऑर्बिटल कैसे बने, एक एस और 3 पी से 4 ऑर्बिटल बने, ठीक है। तो आप ये सोचो एक एस कितने में डिवाइड हो गया होगा, मतलब बेसिकली हुआ क्या, इस एस करेक्टर की बात करते हैं, इसका जो 2s बेसिकली 4 में डिस्ट्रीब्यूट हो गया, बिकॉज अब चारों ऑर्बिटल एक जैसे हैं, दैट मीन्स इन चारों के अंदर 2s पाया जाएगा, दैट मीन्स इस 2s को चारों के अंदर बराबर बराबर डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। बात समझ आ रही है? दैट मीन्स अब इन चारों में से किसी को 2s नहीं बोलेंगे, बट इस चारों के अंदर इस 2s का एक पार्ट गया होगा। सिमिलरली हर ऑर्बिटल में एक पार्ट s का गया हुआ है। बात समझ आ रही है? एक पार्ट s का गया हुआ, बिकॉज इस s के 4 पार्ट्स हुए और उसमें से एक पार्ट हर ऑर्बिटल में गया हुआ है। सिमिलरली इस p की बात करो, 2px की बात करो, 2px भी हर ऑर्बिटल में एक पार्ट गया हुआ है, मतलब 2px ऑर्बिटल 4 पार्ट में डिवाइड हुआ, 2px का कैरेक्टर 4 पार्ट में डिवाइड हुआ और हर पार्ट में px का कैरेक्टर चला गया। तो अगेन sp और साथ में 2py का भी ऐसे ही काम हुआ, 2pz का भी ऐसे ही काम हुआ, तो sp3 बोलेंगे। इन चारों ऑर्बिटल्स का नाम क्या है? sp3। sp3 का मतलब क्या है गाइस, कि एक पार्ट s का है और बाकी 3 पार्ट, एक पार्ट s का और बाकी 3 पार्ट p के। आई होप आपको एक कहानी समझ आ रही है कि हाइब्रिडाइजेशन आखिर हो क्या रही है, कैसे हो रही है हाइब्रिडाइजेशन। 4 ऑर्बिटल को मिक्स किया। इनिशियली 4 ऑर्बिटल अगर आप देखोगे कैसे हैं, दे हैव डिफरेंट शेप्स, ठीक है, एंड डिफरेंट एनर्जीज ऑल्सो। मिक्सिंग से पहले चारों की एनर्जी और शेप अलग अलग थी, मतलब जैसे 2px, 2py, 2pz, इन तीनों की एनर्जी अलग है, s2s की एनर्जी अलग है, ठीक है। जैसे ही हमने मिक्सिंग करके 4 ऑर्बिटल बनाए, वो जो फाइनली 4 ऑर्बिटल बन रहे हैं, इनके शेप्स भी सेम है, इनकी एनर्जीज भी सेम है। दैट मीन्स अब जो बॉन्ड बनेंगे, पहले जो बॉन्ड बन रहे थे, जो हम सोच रहे थे वीबीटी में, किससे बन रहे थे, s2s अपना बॉन्ड बना रहा है, 2px अपना बॉन्ड बना रहा है, 2py अपना, 2z अपना, है ना। मतलब याद करो इस वाली कहानी में सारे ऑर्बिटल अपने अपने बॉन्ड बना रहे थे, बट मैं कह रहा हूं ऐसा कुछ है ही नहीं। मैं कह रहा हूं बॉन्ड बनाने से जस्ट पहले ये जो ऑर्बिटल्स हैं ये मिक्स हो जाते हैं, है ना, एक मिक्स हो जाते हैं, मिक्स होके हाइब्रिडाइजेशन बोलते हैं इस प्रोसेस को, हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल्स बनते हैं। जितने ऑर्बिटल्स मिक्स होते हैं उतने ही ऑर्बिटल्स नए बनते हैं। 4 ऑर्बिटल्स मिक्स हुए तो 4 ही ऑर्बिटल्स नए बने, और चारों ऑर्बिटल्स की एनर्जी सेम है और चारों ऑर्बिटल्स की शेप भी सेम है। तो इन 4 ऑर्बिटल्स को कार्बन के आसपास कैसे अलाइन करेंगे, सच दैट द रिपल्शंस आर मिनिमम। ये VSEPR थ्योरी से हम निकालते हैं कि 4 ऑर्बिटल्स है, ये आपको 4 ऑर्बिटल्स दिख रहे हैं, 4 ऑर्बिटल्स को अलाइन करना चाहते हो आप 3D स्पेस में, सच दैट द रिपल्शंस आर मिनिमम। तो द वे टू अलाइन दीज 4 ऑर्बिटल्स आर इन टेट्राहेड्रल फैशन। बात समझ आ रही है? तो 4 ऑर्बिटल्स को हमने टेट्राहेड्रल फैशन में रखा, सच दैट द रिपल्शंस आर मिनिमम। ये कहां से आया? VSEPR थ्योरी से आया। मेरे ख्याल से कहानी थोड़ी स्टार्ट तो हो गई, समझ आना शुरू तो हो गया कि फंडा क्या है, कि बॉन्ड जो बनता है वो प्योर ऑर्बिटल्स बॉन्ड नहीं बनाते, यही डिस्कस कर रहे हैं। बॉन्ड कौन बनाते हैं? हाइब्रिड ऑर्बिटल्स बॉन्ड बनाते हैं। फॉर एग्जाम्पल प्योर ऑर्बिटल्स के अंदर एक इलेक्ट्रॉन था, जरा देखो ग्रीन कलर से मार्क कर रहा हूं। प्योर ऑर्बिटल्स के अंदर चारों ऑर्बिटल में एक इलेक्ट्रॉन था। ये कार्बन का ही केस डिस्कस कर रहा हूं मैं यहां पे, अब देख लो कार्बन में हर ऑर्बिटल में कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं? एक इलेक्ट्रॉन है ना, एक 2s में, एक 2p में, 2p के तीनों में एक।
तो चारों ऑर्बिटल्स में एक 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 इलेक्ट्रॉन है, तो मैंने यहां पे चारों ऑर्बिटल्स में एक 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 इलेक्ट्रॉन डाल दिया, लेफ्ट साइड ग्रीन कलर से मार्क्ड है। तो अगर हर ऑर्बिटल में एक इलेक्ट्रॉन था तो चार ऑर्बिटल में चार इलेक्ट्रॉन होंगे। मिक्सिंग के बाद मैं कह रहा हूं अभी बॉन्ड नहीं बनाने, अभी बॉन्ड हाइड्रोजन के साथ नहीं बनाने। हाइड्रोजन के साथ बॉन्ड बनाने के लिए आप हाइब्रिड ऑर्बिटल्स यूज करो। मतलब इन अदर वर्ड्स, ये जो sp3 ऑर्बिटल्स मैंने बनाए हैं, मिक्सिंग के बाद जो ऑर्बिटल बने हैं, अब इनमें एक 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 इलेक्ट्रॉन भरो, क्योंकि पहले भी 4 इलेक्ट्रॉन भरे थे आपने। अब मिक्सिंग के बाद भी जो ऑर्बिटल्स नए बने हैं, जिन्हें हम हाइब्रिड ऑर्बिटल्स बोल रहे हैं, इन सारे ऑर्बिटल्स के अंदर एक 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 इलेक्ट्रॉन डाल दिया। अब मेरा हाइड्रोजन जो 1s वाला है वो इनके साथ बॉन्ड बना रहा है, रादर देन प्योर ऑर्बिटल्स के साथ बॉन्ड बनाना, यू यूज हाइब्रिड ऑर्बिटल्स टू मेक बॉन्ड्स। तो दैट मीन्स कार्बन के जो 4 ऑर्बिटल्स हैं, अब वो 4 ऑर्बिटल्स s p x p y p z नहीं है। अब वो 4 ऑर्बिटल्स कौन से हैं? सबके नाम सेम है, सबकी एनर्जी सेम है, सबकी शेप सेम है। वो 4 ऑर्बिटल्स कौन से बच्चों? यहां पे ड्रॉ किए हुए sp3। ये चारों ऑर्बिटल्स जो आपको दिख रहे हैं ये sp3 है। अब इन सबके बॉन्ड किनके साथ बन गए? हाइड्रोजन के साथ बन गए। हाइड्रोजन ने इनके साथ इस तरीके से ओवरलैप कर दिया। ये हाइड्रोजन का 1s इलेक्ट्रॉन है, ब्लैक कलर से बनाया मैंने, और कार्बन का जो इलेक्ट्रॉन्स है वो मैं रेड कलर से बना रहा हूं। ठीक है, आई होप सबको कहानी समझ आ रही है। मैं दोबारा से रिपीट कर देता हूं कहानी। हमने अभी थोड़ी देर पहले मीथेन की बहुत सारी बातें की। हमने कहा यार मीथेन का एग्जैक्टली पता नहीं चल पा रहा वीबीटी और वीएसईपीआर से, हमें नई थ्योरी की जरूरत पड़ी हाइब्रिडाइजेशन की। तो हाइब्रिडाइजेशन थ्योरी है क्या? हाइब्रिडाइजेशन थ्योरी बस ये बोलती है कि आप प्योर ऑर्बिटल से बॉन्ड मत बनाओ, आप प्योर ऑर्बिटल से बॉन्ड मत बनाओ, आप ऐसा करो, ऑर्बिटल्स को मिक्स करो। पहले ऑर्बिटल्स को क्या करो? मिक्स करो। ठीक है, कार्बन के 4 ऑर्बिटल थे, एक s था और 3 p थे। आपने क्या किया? बॉन्ड चारों से बनाना है, ये पता है हमें। इन चारों ऑर्बिटल्स को हमने मिक्स किया, मिक्स करके क्या बना दिया? एक s और 3 p क्या बनाएंगे? sp3। एक s है और 3 p है, तो टोटल sp3 बने। sp3 और कंजर्वेशन ऑफ ऑर्बिटल यूज करना है। अगर 4 ऑर्बिटल मिक्स हुए तो 4 ही ऑर्बिटल बनेंगे। ठीक है, तो एक s और 3 p मिलके sp3 के कितने ऑर्बिटल बनाएंगे? 4, बिकॉज 4 को मिक्स किया तो 4 ही ऑर्बिटल बने। पहले मिक्सिंग से पहले भी ये सिंगली ऑक्यूपाइड ऑर्बिटल्स थे, आपको याद होगा। ठीक है, मिक्सिंग के बाद भी इन चारों ऑर्बिटल्स में एक 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 इलेक्ट्रॉन डाल दिया हमने। अब ये जो ब्लैक कलर में मैंने sp3 लिखा है 4 बार, ये किसके ऑर्बिटल्स हैं? ये सारे कार्बन के। मीथेन में कार्बन के ऑर्बिटल्स हैं sp3। अब जो हाइड्रोजन बॉन्ड बना रहा है वो लेफ्ट साइड वाले, जो एरो के लेफ्ट साइड में जो ऑर्बिटल्स दिए हुए हैं px py pz, उसके साथ नहीं बना रहा है। हाइड्रोजन किसके साथ बॉन्ड बना रहा है? हाइब्रिड ऑर्बिटल्स के साथ। सीधा सीधा फंडा है कि हाइड्रोजन मिक्सिंग के बाद जो ऑर्बिटल बन रहे हैं ना, sp3 जिनका नाम हमने दिया है, उनके साथ बॉन्ड बना रहा है। और बॉन्ड बना के इस तरीके से VSEPR थ्योरी से हम शेप एक्सप्लेन कर सकते हैं। अब हम बोल सकते हैं कि ये जो 4 ऑर्बिटल्स हैं, 4 सिंगली ऑक्यूपाइड ऑर्बिटल्स हैं, इनको 3D स्पेस में हमने ओरिएंट करना है सच दैट द रिपल्शंस आर मिनिमम। तो 4 ऑर्बिटल्स की ओरिएंटेशन कैसे होगी? VSEPR के अकॉर्डिंग टेट्राहेड्रल। तो टेट्राहेड्रल फैशन में हमने 4 sp3 हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल ओरिएंट कर दिए और उनके साथ हाइड्रोजन के एक ऑर्बिटल का हमने बॉन्ड बना दिया, ओवरलैप कर दिया। तो यहां पे एक मेरा बड़ा फेवरेट सा क्वेश्चन है, ध्यान देंगे। व्हाट इज दिस टाइप ऑफ ओवरलैप? इस टाइप ऑफ ओवरलैप का नाम बताइए। द आंसर इज सिंपल, इट इज अ सिग्मा बॉन्ड। डायरेक्ट ओवरलैप से बना हुआ है, आपको दिख रहा होगा। इट्स अ सिग्मा बॉन्ड। और किसका ओवरलैप है? सेंट्रल एटम का कौन सा ऑर्बिटल यूज हो रहा है बच्चों? sp3। बाहर वाले एटम का कौन सा ऑर्बिटल यूज हो रहा है? s। सो दिस इज सिग्मा sp3s ओवरलैप। सबको कहानी समझ आ रही होगी कि दिस इज अ सिग्मा sp3s ओवरलैप। ऐसे ही सारे हैं सिग्मा sp3s ओवरलैप। ये भी सिग्मा sp3s ओवरलैप है, ये भी सिग्मा sp3s ओवरलैप है,
ये भी सिग्मा sp3s ओवरलैप है, तो सारा ही sp3s ओवरलैप है, ठीक है, सारे ऑर्बिटल्स sp3s ओवरलैप है। तो हमने काफी सारी बातें तो कर ली, लेकिन लिखा हमने कुछ भी नहीं। तो ऐसा करते हैं, फटाफट कुछ बातें लिख लेते हैं ताकि थ्योरी और ज्यादा स्ट्रांग हो जाए हमारी। तो लेट्स टॉक अबाउट द थ्योरी, लेट्स टॉक अबाउट द डेफिनेशन। प्रोसेस ऑफ इंटरमिक्सिंग, process of intermixing of the orbitals of slightly different energies, of slightly different energies, ठीक है, process of intermixing of orbitals of slightly different energies so as to redistribute their energies resulting in the formation of new set of orbitals of equivalent energies and shape। इस डेफिनेशन के अकॉर्डिंग, इस डेफिनेशन को थोड़ा ढंग से पढ़ लेते हैं। इट इज अ प्रोसेस ऑफ इंटरमिक्सिंग ऑफ ऑर्बिटल्स ऑफ स्लाइटली डिफरेंट एनर्जी। दैट मीन्स जिन ऑर्बिटल्स को आप मिक्स कर रहे हो, जैसे 2x और 2p ऑर्बिटल्स को आप मिक्स कर रहे हो, इनके बीच में डिफरेंस तो होगा ही, वो तो होगा ही, बट ज़्यादा नहीं होना चाहिए। मतलब 2s को 5s 6s के साथ मिक्स नहीं करेंगे हम, मतलब जो ऑर्बिटल को मिक्स कर रहे हैं उनकी एनर्जी भी काफ़ी कंपेरेबल होनी चाहिए। तो 2s को उसके जस्ट ऊपर वाले से मिक्स करेंगे, जैसे 2p, 2s को 2p से मिक्स करेंगे। अब जब इनको मिक्स किया तो नए सेट ऑफ ऑर्बिटल बने, है ना। इंटरमिक्सिंग ऑफ ऑर्बिटल्स ऑफ स्लाइटली डिफरेंट एनर्जी टू रीडिस्ट्रीब्यूट देयर एनर्जी, उनकी एनर्जी दोबारा से रीडिस्ट्रीब्यूट की। दैट मीन्स अब जो नए ऑर्बिटल बन रहे हैं, अब इनकी एनर्जी क्या है, अलग है, ठीक है। अब वो अलग कैसे है, s और p को मिक्स करोगे तो इनकी एनर्जी कहीं बीच की होगी, ऐसे समझ लो। ये रही, ये चारों की एनर्जी है। ये लेवल समझ आ रहा है, ये डॉटेड लाइन मैंने बनाई है लेवल शो करने के लिए कि s की 2s की एनर्जी कम है, 2p की एनर्जी ज्यादा है, और sp3 मतलब मिक्सिंग से बने हैं, तो इन चारों की एनर्जी इन दोनों की कहीं बीच की आएगी। फीलिंग आ रही है ना, मैथ्स वाली फीलिंग आ रही है, एवरेज निकल गए, ठीक है। इन चारों ऑर्बिटल्स की एनर्जी का एवरेज निकला है, ऐसे समझ लो, ठीक है। तो इनके एवरेज एनर्जी के ऑर्बिटल्स बन रहे हैं, और इन चारों ऑर्बिटल्स की शेप और एनर्जी क्या है, इक्विवेलेंट एनर्जीज एंड शेप। ये चारों एनर्जीज मैंने एकदम सेम लेवल पे बनाई है, चारों की एनर्जी भी सेम है और चारों की शेप भी सेम है। अब कई लोग बोलेंगे भैया शेप बता दो क्या, अरे कुछ भी बना दो, फर्क नहीं पड़ता, ठीक है। अभी के लिए मैंने ऐसे ऐसे रैंडम से कुछ भी शेप बना दी, मतलब कुछ भी कैसे भी बना दो, ठीक है, जैसा मर्जी बना दो, किसी भी तरीके की शेप बना दो। हमें sp3 हाइब्रिडाइज की शेप से बहुत ज्यादा नहीं है, बस ये मान लो कि शेप एक जैसी है, सारे ऑर्बिटल्स की शेप एक जैसी है, ठीक है। चलिए कुछ इंपॉर्टेंट बातें भी बता देता हूं। ये तो चलो हाइब्रिडाइजेशन की इंट्रोडक्शन हो गई, ठीक है। आई होप आपको इंट्रोडक्शन समझ आ गई हो, है ना। कुछ सेलिएंट फीचर्स की बात करते हैं, कुछ फीचर्स डिस्कस करने हैं हाइब्रिडाइजेशन के। फर्स्ट फीचर बच्चों, कंजर्वेशन ऑफ ऑर्बिटल्स। ठीक है, फर्स्ट फीचर क्या है, कंजर्वेशन ऑफ ऑर्बिटल्स। मिक्सिंग से पहले जितने ऑर्बिटल्स होंगे उतने ही मिक्सिंग के बाद बनेंगे। अगर इनिशियली 4 ऑर्बिटल मिक्स कर रहे हो तो फाइनली 4 बनेंगे, इनिशियली 2 ऑर्बिटल मिक्स कर रहे हो तो फाइनली भी 2 बनेंगे, ठीक है। 3 मिक्स कर रहे हो तो 3 बनेंगे। ऑल राइट, दूसरा पॉइंट, हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल्स आर ऑलवेज इक्विवेलेंट इन एनर्जी एंड शेप। हाइब्रिड ऑर्बिटल्स, ये तो डिस्कस कर ही लिया हमने, डेफिनेशन में भी है, आर इक्विवेलेंट इन एनर्जी एंड शेप।
जो हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल है, हाइब्रिडाइज करने के बाद, मतलब ये ऊपर आपको दिख रहा होगा, ये वाले हैं जो ग्रीन से सर्कल कर रहा हूँ, ये आपके हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल्स हैं, हाइब्रिड ऑर्बिटल्स हैं ये। तो जो मिक्सिंग के बाद जो ऑर्बिटल्स बन रहे हैं, ठीक है, मिक्सिंग के बाद जो ऑर्बिटल्स बन रहे हैं, इनकी शेप और एनर्जी एक जैसी होनी चाहिए। ये सेकंड पॉइंट है और ये पॉइंट हम ऑलरेडी जानते हैं, ठीक है। थर्ड पॉइंट, दीज हाइब्रिड ऑर्बिटल्स, जो हाइब्रिड ऑर्बिटल्स हैं, दे अरेंज देमसेल्व्स in such a way to minimize repulsion and maximize stability। ठीक है, इस पॉइंट के लिए यू रेफर VSEPR। यहां पे VSEPR थ्योरी पूरी अप्लाई हो जाती है, क्योंकि VSEPR थ्योरी भी तो सेम चीज बोलती थी कि ऑर्बिटल्स को उस तरीके से अलाइन करो, सेंट्रल एटम के ऑर्बिटल्स इस तरीके से अलाइन करो कि रिपल्शंस आपके मिनिमम हो। तभी तो जैसे दो ऑर्बिटल्स हैं, दो ऑर्बिटल्स को अलाइन कैसे किया, लीनियर फैशन में, एंगल मैक्सिमाइज हो गया, रिपल्शंस मिनिमाइज हो गए। तीन ऑर्बिटल्स के लिए ट्रायगोनल प्लेनर, चार के लिए टेट्राहेड्रल, पांच के लिए ट्रायगोनल बायपिरामिडल, है ना। ये सब डिस्कशन हमने लास्ट लेक्चर में कर रखी है। इफ यू आर स्टिल कंफ्यूज्ड ऑफ VSEPR, इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट थ्योरी, प्लीज रेफर टू द लास्ट लेक्चर, ठीक है, उसमें डिटेल में डिस्कशन है VSEPR की। तो एनीवेज, इन तीन फीचर्स की बात करते हैं। पहले तो कंजर्वेशन ऑफ ऑर्बिटल्स, ये सबको क्लियर है। दूसरा, जो हाइब्रिड ऑर्बिटल्स हैं, मतलब जितने ऑर्बिटल्स मिक्स होते हैं उतने ही ऑर्बिटल्स बनते हैं, पहली बात तो ये। दूसरा फीचर है, हाइब्रिड ऑर्बिटल्स जो होते हैं, जो बनते हैं ऑर्बिटल्स, उनकी शेप और एनर्जी एक जैसी होती है। तीसरा फीचर, हाइब्रिड ऑर्बिटल्स जो बनते हैं, दे अरेंज देमसेल्व्स इन सच अ फैशन दैट द रिपल्शंस बिटवीन देम आर मिनिमाइज्ड। दैट मीन्स अगर आपके चार ऑर्बिटल हाइब्रिड बने, इस केस में चार हाइब्रिड ऑर्बिटल बने, दैट मीन्स किस तरीके से ये अलाइन करेंगे, ये अपने आप को 3D स्पेस में किस तरीके से अलाइन करेंगे, इन टेट्राहेड्रल फैशन। अगर चार ऑर्बिटल है तो टेट्राहेड्रल फैशन में अलाइन करेंगे। आई होप सबको समझ आ रहा है। दो ऑर्बिटल हैं तो कैसे अलाइन करेंगे, लीनियर फैशन में, ठीक है। आई होप सबको ये फीचर्स तो समझ आ रहे हो, ठीक है। कुछ कंडीशंस भी यहां पे डिस्कस कर लेते हैं। आई थिंक वी कैन टर्न द पेज, ठीक है, फ्रेश पेज से स्टार्ट करते हैं। इंपॉर्टेंट कंडीशंस ऑफ हाइब्रिडाइजेशन, सम कंडीशंस। ये कंडीशंस हम जैसे जैसे सवाल करते जाएंगे ना, वैसे वैसे ये कंडीशंस और ज्यादा क्लियर होती जाएंगी, ठीक है। तो अभी थोड़ा नोट डाउन कर लो इन चीजों को। बार बार इन कंडीशंस को जब हम सवाल करेंगे, इन कंडीशंस के बाद बस हमें सवाल ही करने। जैसे ही मैं कंडीशंस लिखनी खत्म करूंगा, इसके बाद आई विल स्टार्ट डूइंग क्वेश्चंस, ठीक है। और उन क्वेश्चंस में इन कंडीशंस को बार बार रेफर तो करूंगा ही मैं, तो सारी कंडीशन समझ आ जाएंगी। तो अभी थोड़ा लिखने पे ध्यान दे देते हैं। पहली कंडीशन, द ऑर्बिटल्स प्रेजेंट इन वैलेंस शेल, द ऑर्बिटल्स प्रेजेंट इन वैलेंस शेल ऑफ द एटम आर हाइब्रिडाइज्ड। मैं बस बता देता हूं ये क्या बोलता है कि जितने भी ऑर्बिटल्स वैलेंस शेल के होते हैं, ये मिक्सिंग किसकी करनी होती है, जितने भी ऑर्बिटल्स वैलेंस शेल के होते हैं ना, उनकी मिक्सिंग करनी होती है। जैसे कार्बन में हमने 2s और 2p की मिक्सिंग की थी, 1s को थोड़ी इंक्लूड किया था। 1s, फर्स्ट शेल इज नॉट द वैलेंस शेल। वैलेंस शेल का मतलब आउटर मोस्ट शेल, ठीक है। तो जो ऑर्बिटल्स आउटर मोस्ट शेल के होते हैं, उन्हीं की मिक्सिंग होती है, बिकॉज वही ऑर्बिटल्स, आउटर मोस्ट शेल के ही ऑर्बिटल्स बॉन्ड फॉर्मेशन में इन्वॉल्व होते हैं। ऑलराइट, दूसरी चीज, दूसरा फैक्टर, ऑर्बिटल्स ऑफ सिमिलर एनर्जीज
कैन बी हाइब्रिडाइज्ड। ये फिर से पॉइंट रिपीट हो गया है, ठीक है, कि अगर आपको हाइब्रिडाइजेशन करनी है, अगर आपको मिक्सिंग करनी है, तो उन ऑर्बिटल्स की मिक्सिंग करो जिन ऑर्बिटल्स की एनर्जीज सिमिलर होती हैं, जिनकी बराबर सी एनर्जीज होती हैं, उनकी मिक्सिंग करनी चाहिए हमें। थर्ड, it is not necessary that only half filled orbitals participate in hybridization. ठीक है, in some cases even filled orbitals of valence shell take part in hybridization. ठीक है, अब ये तीसरे वाला पॉइंट जैसे हम सवाल करेंगे ना तभी क्लियर हो पाएगा, मतलब और अच्छे से क्लियर हो पाएगा। तो मेरे ख्याल से हम क्वेश्चंस की तरफ चलते हैं। ठीक है, क्वेश्चंस की तरफ चलेंगे तो ऑटोमेटिकली थर्ड पॉइंट हमारा क्लियर हो जाएगा। ओके, चलो सबसे पहले ना मैं ऐसे ही एक रैंडम सवाल कर लेता हूँ आपके लिए, बिफोर आई टॉक अबाउट सम डिटेल्स राइट नाउ। एक सवाल कर रहा हूँ विच इज BeCl2। लेट्स डू दिस क्वेश्चन, लेट्स टॉक अबाउट BeCl2 इन डिटेल। इसमें हाइब्रिडाइजेशन थ्योरी लगा के चेक करते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले तो एक चीज समझ आनी चाहिए, BeCl2 में बेरिलियम इज द सेंट्रल एटम, ऑब्वियसली सेंट्रल एटम, बिकॉज क्लोरीन ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है ना, लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम शुड बी द सेंट्रल एटम। BeCl2 में क्लोरीन ज्यादा मुझे कैसे पता क्लोरीन ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है? क्योंकि मुझे टॉप 4 एटम्स का नॉलेज है, FONCl। मुझे पता है क्लोरीन ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है, टॉप 4 में आता है। एनीवेज, तो बेरिलियम सेंट्रल एटम है, बेरिलियम को बीच में रखा, क्लोरीन को साथ में रखा। ठीक है, और आपको पता है कि बेरिलियम को 2 बॉन्ड तो बनाने ही है। लुईस स्ट्रक्चर के हिसाब से आपको पता है ना बेरिलियम के पास कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं, बेरिलियम के पास कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं। यहाँ पे चलो चेक करते हैं बेरिलियम की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। इट इज 1s2 2s2 1s2 2s2। और लुईस स्ट्रक्चर के हिसाब से आपको पता है कि बेरिलियम को 2 बॉन्ड बनाने हैं। ठीक है, हैलोजेंस जनरली देखो, बार बार लुईस स्ट्रक्चर के एक एक रूल को फॉलो करने की जरूरत नहीं है। यहाँ पे मुझे जनरली पता है कि हैलोजेंस मतलब फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन अगर कॉर्नर एटम की तरह यूज होते हैं, इफ हैलोजेंस आर यूज्ड एज कॉर्नर एटम्स दे जनरली मेक 1 बॉन्ड्स। यहाँ पे लिख रहा हूं, है ना, ऐसी शॉर्टकट्स की तरह आप याद रखोगे। इफ हैलोजन इज यूज्ड एज कॉर्नर एटम, कॉर्नर में अगर यूज होता है, it makes how many bonds? It makes 1 bond। कॉर्नर की तरह यूज होता है तो 1 बॉन्ड बनाता है। If oxygen is used as corner atom, अगर ऑक्सीजन को कॉर्नर एटम की तरह यूज करते हैं, it generally makes how many bond? 2 bonds। डबल बॉन्ड मतलब। ये चीजें हमें कहां से याद है? ये चीजें हमें लुईस से थोड़ी बहुत याद है ना, मतलब इतना तो याद रखना ही पड़ेगा यार, क्योंकि ऑक्सीजन और हेलोजेंस इनका यूज थ्रू आउट द केमिकल बॉन्डिंग बहुत ज्यादा है। तो अगर कहीं क्लोरीन, फ्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, दीज आर हेलोजेंस, क्लोरीन, ब्रोमीन, फ्लोरीन, आयोडीन, मैं यहां पे लिख देता हूं फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन। तो अगर आपके पास कोई हेलोजन एटम है, क्लोरीन, ब्रोमीन, फ्लोरीन, आयोडीन, और कॉर्नर पे है, आपको पता है वो कॉर्नर पे है,
तो जनरली एक बॉन्ड बनाएगा, सिंगल बॉन्ड बनाएगा, बिकॉज उसके ऑक्टेट में 7 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, तो उसको एक सिंगल बॉन्ड ही बनाना है अपना ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए। अगर सिमिलरली ऑक्सीजन यूज हो रहा है कॉर्नर में, ऑक्सीजन के पास कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं? 6। वैलेंस शेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं? 6। उसको 2 चाहिए शेयरिंग के थ्रू, तो 2 इलेक्ट्रॉन शेयरिंग के थ्रू कैसे आएंगे? डबल बॉन्ड बना के। समझ आ रही है बात? तो लुईस के थ्रू ही चीजें हैं, थोड़ी सी याद रहती हैं बिकॉज ये बहुत ज्यादा इसकी एप्लीकेबिलिटी है। एनीवे, सो BeCl2 का स्ट्रक्चर अगर आप देखोगे, वैलेंस शेल में 2 इलेक्ट्रॉन्स हैं, वैलेंस शेल में 2 इलेक्ट्रॉन्स और दोनों इलेक्ट्रॉन्स बॉन्डिंग के लिए यूज हो गए हैं। एंड क्लोरीन के वैलेंस शेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स है? 7। 7 में से 1 इलेक्ट्रॉन बॉन्डिंग के लिए यूज हो रहा है। ठीक है, क्रॉस से करना तो क्रॉस से कर लेते हैं सारे, डॉट क्रॉस कुछ भी यूज कर सकते हो आप स्ट्रक्चर बनाने के लिए। ठीक है, आइए जरा यहां पे हाइब्रिडाइजेशन थ्योरी लगाते हैं। हाइब्रिडाइजेशन थ्योरी के हिसाब से हमें 2 बॉन्ड बनाने हैं, बेरिलियम के 2 बॉन्ड्स बनाने हैं, बेरिलियम को 2 बॉन्ड्स बनाने हैं। दैट मीन्स बेरिलियम की बात हो रही है यहाँ पे, बेरिलियम को 2 बॉन्ड्स बनाने हैं। दैट मीन्स वी नीड 2 सिंगली ऑक्यूपाइड ऑर्बिटल्स। ठीक है, बेरिलियम को 2 बॉन्ड्स बनाने हैं तो हमें 2 सिंगली ऑक्यूपाइड ऑर्बिटल्स की कहानी कर, मतलब आगे की बात चाहिए, तो इसके आगे 2p भी होता है अगर आपको पता है। ठीक है, तो हम क्या करेंगे? एक्साइट करेंगे इलेक्ट्रॉन, एक इलेक्ट्रॉन 2s का एक्साइट करके 2p में ले आएंगे ताकि मेरे पास अब 2 इलेक्ट्रॉन्स हो जाएं। ठीक है, तो अब मैं दोबारा से बना रहा हूं, इट इज 1s2 2s2, तो 2s2 ये 2s ऑर्बिटल है, ये 2px 2py और 2py और 2pz। एक इलेक्ट्रॉन 2s का 2s में है, एक उछल के आगे चला गया, जो उछल के आगे चला गया कहाँ चला गया? तीनों में से किसी में भी भेज दो वैसे तो, बट आइडियली हम हाइब्रिडाइजेशन के अंदर z एक्सिस को पहले इन्वॉल्व करते हैं, इट इज बाय कन्वेंशन जनरली, तो मैंने z एक्सिस यूज कर लिया। ठीक है, समझ आ रही है बात? मैंने z क्यों यूज की? कन्वेंशन है कि पहला इलेक्ट्रॉन z में भेजते हैं, z को इंटरन्यूक्लियर एक्सिस बोलते हैं, और ऐसा बोला जाता है कि z एक्सिस जनरली टेक्स पार्ट इन z एक्सिस ऑर्बिटल्स टेक्स पार्ट इन हाइब्रिडाइजेशन। और ये क्या है? ये कुछ ज्यादा कुछ लॉजिक नहीं है, ये कन्वेंशन है। कन्वेंशन मतलब माना जाता है, दुनिया में माना जाता है कि अगर आपके पास किसी एक ऑर्बिटल को चूज करके हाइब्रिडाइजेशन में इन्वॉल्व करना है, फॉर एग्जांपल अब 2s के साथ मुझे कोई एक 2p का ऑर्बिटल चाहिए, तो मैं कौन सा यूज करूंगा? z वाला, ज्यादा सोचना नहीं है। ठीक है, तो माय होल पॉइंट इज कि आपको 2 बॉन्ड बनाने हैं। ठीक है, आपको 2 बॉन्ड बनाने हैं, बेरिलियम को 2 बॉन्ड बनाने हैं। 2 बॉन्ड बनाने के लिए 2 सिंगली ऑक्यूपाइड ऑर्बिटल चाहिए, और 2 सिंगली ऑक्यूपाइड ऑर्बिटल कैसे आएंगे? एक इलेक्ट्रॉन को 2s से एक्साइट करके 2p में ले गए, तो आपके पास 2 सिंगली ऑक्यूपाइड ऑर्बिटल हो गए। ठीक है, आपको हाइब्रिडाइजेशन थ्योरी क्या बोलती है? आपको ये बोलती है कि यार s और p को मिक्स कर दो, हाइब्रिडाइज कर दो। हाइब्रिडाइज करके क्या मिलेगा? 2 ऑर्बिटल को मिक्स कर रहे हो, 2 ऑर्बिटल्स को मिक्स कर रहे हो तो 2 ही ऑर्बिटल मिलेंगे। 2 ऑर्बिटल्स को मिक्स कर रहे हो, 2 ही ऑर्बिटल मिलेंगे। दोनों की एनर्जी सेम, दोनों की शेप सेम, दोनों का नाम, ये ऑर्बिटल किससे बना है? एक s और एक p से, तो सीधे सीधा नाम लिख दो sp, बिकॉज इन दोनों में एक पार्ट s का है और एक पार्ट p का है, तो sp नाम के 2 ऑर्बिटल है। तो पहले भी 2 इलेक्ट्रॉन आपने एक 2s में रखा था और एक 2pz में रखा था, तो अब भी 2 इलेक्ट्रॉन्स ही आएंगे, एक पहले वाले sp में, एक दूसरे वाले sp में। ये बेरिलियम की कहानी चल रही है, समझ आ रही बात? बेरिलियम की बातें चल रही हैं। अब बेरिलियम के पास 2 ऑर्बिटल है, मैं यहां पे ड्रॉ करके रख लेता हूं। बेरिलियम के पास 2 ऑर्बिटल्स हैं। 2 ऑर्बिटल्स को कैसे अलाइन करोगे 3D स्पेस में सच दैट द रिपल्शंस आर मिनिमम? द आंसर इज लीनियर फैशन। दैट मीन्स sp नाम के 2 ऑर्बिटल होते हैं और उनको लीनियर फैशन में रखा जाता है। तो ये रहा, ये एक ऑर्बिटल हो गया, ये दूसरा ऑर्बिटल हो गया।
एक इलेक्ट्रॉन बेरिलियम का एक में है, दूसरा इलेक्ट्रॉन बेरिलियम का दूसरे में है। इस ऑर्बिटल का नाम क्या है बच्चों? sp। इसका भी नाम क्या है? sp। और बेरिलियम को बॉन्ड किसके साथ बनाना है? बेरिलियम को बॉन्ड क्लोरीन के साथ बनाना है। आइए क्लोरीन की बातें करते हैं साइड बाय साइड। ये तो बेरिलियम की बातें हो गई, अब तो क्लोरीन की बातें भी करनी पड़ेंगी। क्लोरीन के साथ बॉन्ड जो बनाना है, क्लोरीन की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन इज, जो वैलेंस शेल की लिख लेते हैं, इट इज 3s2 3p5। 3s2 3p5। तो डब्बों में लिख लेते हैं, डब्बे बनाते हैं। 3s के डब्बे में 2 इलेक्ट्रॉन, 3p के डब्बे में कितने इलेक्ट्रॉन्स? 3p के डब्बों में टोटल कितने इलेक्ट्रॉन्स? 5। 5 कैसे बढ़ेंगे? 1 2 3 4 5। अगेन ऑब्वियसली मैं इसको 3px ले लेता हूं, इसको 3py ले लेता हूं, इसको 3pz ले लेता हूं, क्योंकि बॉन्ड बनाने के लिए जनरली मैं z ऑर्बिटल चूज करता हूं। ठीक है, तो क्लोरीन का कौन सा ऑर्बिटल बॉन्ड बनाएगा? z वाला। क्लोरीन का सिंगली ऑक्यूपाइड ऑर्बिटल हमने कौन सा फिक्स कर दिया? z वाला, वही बाय कन्वेंशन। तो बेरिलियम का sp के साथ ये क्लोरीन का कौन सा ऑर्बिटल है बच्चों? 3pz। ये भी सिंगली ऑक्यूपाइड है, ये इस तरीके से ओवरलैप करेगा। ये क्लोरीन का है, 3pz सिंगली ऑक्यूपाइड, इस तरीके से ओवरलैप करेगा। तो गाइज ये शेप लीनियर थी, ये तो पहली पता चल गई थी। सेंट्रल एटम को देख के पता चल गया था शेप लीनियर है। और फिर ये पता चल गया आंसर टू वन ऑफ माय फेवरेट क्वेश्चंस, व्हाट इज द टाइप ऑफ ओवरलैप बच्चों? इस ओवरलैप का टाइप क्या है? द आंसर इज सिग्मा। सिग्मा तो है ही, डायरेक्ट ओवरलैप है ना। सेंटर वाले एटम का sp3 चूज हो रहा है, बाहर वाले एटम का p, तो इट इज सिग्मा sp3p ओवरलैप। ये भी ओवरलैप क्या है? सिग्मा sp3p ओवरलैप। दोनों ही ऑर्बिटल सिग्मा sp3, सेंटर वाले का, सॉरी नॉट sp3, देखो बेसिक गलती हो गई यहाँ पे, sp3 थोड़ी यूज हो रहा है, sp3 थोड़ी यूज हो रहा है। कौन सा यूज हो रहा है? sp। सेंटर वाले का कौन सा यूज हो रहा है? sp। बाहर वाले का कौन सा यूज हो रहा है? p। तो अब ऑर्बिटल का नाम क्या है? व्हाट इज द टाइप ऑफ ओवरलैप? इट इज सिग्मा sp। अंदर वाले का sp है, बाहर वाले का p है, तो इट इज सिग्मा sp-p ओवरलैप। आई होप सबको समझ आ रहा हो कि क्या चीज है। ठीक है, तो एक क्वेश्चन किया हमने यहां पे BeCl2 का। बच्चों ये टेबल है, इस टेबल में हम जितने क्वेश्चंस प्रैक्टिस करेंगे ना उतने यहां पे डालते रहेंगे। ठीक है, मैं यहां पे टेबल थोड़ा सा एक्सप्लेन कर दूंगा आपको। इस टेबल के अंदर फर्स्ट कॉलम तो सीरियल नंबर का है, तो जैसे इस क्वेश्चन के लिए मैंने सीरियल नंबर को 1 लिख दिया। ठीक है, ये कौन से टाइप का मॉलिक्यूल था? सेंट्रल एटम था एक, बिल्कुल एक सेंट्रल एटम था जिसको मैंने A लिख दिया, A वॉज द सेंट्रल एटम। ऐसी नोटेशन लिख रहा हूँ। B2 एग्जाम्पल कौन सा पढ़ा हमने? पहले एग्जाम्पल वाली चीज़ लिख देते हैं, BeCl2। तो इसमें एक सेंट्रल एटम था। ठीक है, एग्जाम्पल मैंने BeCl2 लिखा, इसमें एक सेंट्रल एटम था बेरिलियम, जिसको A बोल देते हैं ऐसे, और 2 साइड वाले कॉर्नर एटम थे, तो AB2 नाम का एग्जाम्पल है ये। ठीक है, हाइब्रिडाइजेशन इसकी क्या आई बच्चों? sp। हाइब्रिडाइजेशन क्या आई? sp। आइडियल ज्योमेट्री और एक्चुअल ज्योमेट्री में डिफरेंस क्या है अभी थोड़ी देर में पता चल जाएगा। अभी के लिए तो लीनियर ही है, लीनियर शेप और ज्योमेट्री आई है ना, तो मैंने दोनों में लीनियर लिख दिया। जब डिफरेंस आएगा तो आपको समझ आ जाएगा दोनों में क्या डिफरेंस है। ठीक है, पहला केस समझ आ गया होगा सबको। ऐसा करते हैं, एक और केस करते हैं यहां पे। सेकेंड एग्जाम्पल बच्चों, सेकेंड एग्जाम्पल, सेकेंड टाइप जो मैं यहां पे आपको पढ़ाने वाला हूं, दैट इज AB3। जैसे पहली वाली AB2 थी, ये AB3, मतलब एक सेंट्रल एटम चाहिए और 3 साइड वाले एटम्स चाहिए। इसका एक एग्जाम्पल है बच्चों, द एग्जाम्पल ऑफ दिस क्वेश्चन इज BF3। आइए जरा BF3 की बात करते हैं। ठीक है, अब बच्चों BF3 में बोरॉन इज द सेंट्रल एटम, बिकॉज हेलोजन साइड वाला है। और आपको पिछले क्वेश्चन में मैंने बताया था कि अगर हेलोजन साइड वाला एटम होता है तो वो सिंगल बॉन्ड बनाता है। ये लो, सिंगल बॉन्ड बना दिए। ठीक है,
बोरॉन की हाइब्रिडाइजेशन होगी ऑर्बिटल्स की, पक्की बात है, बॉन्ड बनाने से पहले हाइब्रिडाइजेशन करेगा वो। और वो कैसे एक्सप्लेन कैसे करते हैं हम आइए देखते हैं। सबसे पहले तो बोरॉन की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, इट इज 1s2 2s2 2p1, 1s2 2s2 2p1, बिकॉज इसका एटॉमिक नंबर 5 होता है। ठीक है, बोरॉन को कितने बॉन्ड्स बनाने हैं? बोरॉन को कितने बॉन्ड्स बनाने हैं? 5 बॉन्ड्स, 5 नहीं सॉरी 3 बॉन्ड्स। 3 bonds, that means how many singly occupied orbitals needed? 3 singly occupied orbitals। ठीक है, 3 singly occupied orbitals required है हमें। तो आइए 3 singly occupied orbitals क्रिएट करते हैं। अभी मेरे पास कितने singly occupied orbitals हैं बेटा? वैलेंस शेल पे स्ट्रेस करना है यहाँ पे, बिकॉज बॉन्ड वैलेंस शेल ही बनाता है। 2s में 2 हैं और 2p में अभी 1 ऑर्बिटल है। आपको 3 सिंगली ऑक्यूपाइड ऑर्बिटल्स चाहिए, 3 चाहिए, तो दैट मीन्स 1 इलेक्ट्रॉन को एक्साइट करके आगे लेके जाना पड़ेगा। तो 2s में 1 ऑर्बिटल आ गया, एक्साइट करने के बाद 2p में कितने ऑर्बिटल्स आ गए बच्चों? 1 और 2 सिंगली ऑक्यूपाइड ऑर्बिटल्स 2p में बन गए और 1 ऑर्बिटल s में तो है ही। ठीक है, अब बच्चों 3 ऑर्बिटल आ गए मेरे पास, इन 3 ऑर्बिटल की मिक्सिंग करते हैं, इन 3 ऑर्बिटल्स की मिक्सिंग करते हैं, हाइब्रिडाइजेशन। आपको पता ना बॉन्ड बनाने से पहले हाइब्रिडाइजेशन में लेके जाएंगे। अगर 3 ऑर्बिटल्स को मिक्स किया है तो 3 ही ऑर्बिटल्स बनेंगे सेम एनर्जी के। ठीक है, तीनों के नाम क्या रखूं बच्चों? 1 s और 2 p मिल रहे हैं तो इनके नाम होंगे sp2। इसको sp स्क्वायर मत बोल देना, इट इज sp2। पहले हर एक में एक इलेक्ट्रॉन था, मिक्सिंग के बाद भी हर एक में एक इलेक्ट्रॉन डाल दिया। बच्चों मुझे सेंट्रल एटम की हाइब्रिडाइजेशन पता चल गई। सेंट्रल एटम के ऑर्बिटल्स sp2 के फॉर्म में रहेंगे। कैन यू टेल मी हाउ मेनी इलेक्ट्रॉन्स आर देयर? द आंसर इज 3। देयर आर 3 sp2 हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल्स। दैट मीन्स इन 3 ऑर्बिटल्स को कैसे मैं 3D स्पेस में ओरिएंट करूं ताकि रिपल्शंस मिनिमाइज हो, ये VSEPR थ्योरी बताएगी आपको। 3 ऑर्बिटल्स की ओरिएंटेशन कैसी चाहिए होती है बच्चों? द आंसर इज ट्रायगोनल प्लेनर। ये लो, ये ट्रायगोनल प्लेनर फैशन में मैंने बोरॉन के 3 ऑर्बिटल्स डाल दिए। बोरॉन के हर ऑर्बिटल का नाम क्या है? sp2। बोरॉन के हर ऑर्बिटल का नाम sp2 है, ये तीनों ऑर्बिटल का नाम sp2 है। ठीक है, एंड सिमिलरली पिछले क्वेश्चन में भी हमने क्लोरीन की जैसे की थी, इस क्वेश्चन में हम फ्लोरीन का देखेंगे। फ्लोरीन की बात कर लेते हैं अब। फ्लोरीन की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन जो वैलेंस शेल की होती है, इट इज 2s2 2p5। दैट मीन्स फ्लोरीन के 2s में तो 2 इलेक्ट्रॉन्स हैं और 2p में कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं? 1 2 3 4 5। दैट मीन्स फ्लोरीन के पास एक ऑर्बिटल ऐसा है जो सिंगली ऑक्यूपाइड है। वो कौन सा ऑर्बिटल मानेंगे बच्चों जो सिंगली ऑक्यूपाइड है? बिल्कुल ठीक सोच रहे हो, द आंसर इज 2pz। तो फ्लोरीन का जो 2pz है वो इसके साथ ओवरलैप कर रहा है। ये फ्लोरीन का 2pz ऑर्बिटल है, फ्लोरीन एटम का 2pz ओवरलैप है। ठीक है, 2pz फ्लोरीन का। तो ये आपका जो स्ट्रक्चर बना है, ये BF3 का स्ट्रक्चर बना है कि बोरॉन का सेंट्रल एटम का कौन सा ऑर्बिटल यूज हो रहा है ओवरलैप के लिए? सेंट्रल एटम का sp2 ऑर्बिटल यूज हो रहा है ओवरलैप के लिए। और साइड वाले एटम फ्लोरीन का कौन सा ऑर्बिटल यूज हो रहा है? 2pz। अगर मैं अपना फेवरेट क्वेश्चन पूछूं यहां पे कि व्हाट इज द टाइप ऑफ ओवरलैप? टाइप ऑफ ओवरलैप क्या है? द आंसर इज सिग्मा। तो है ही, सिग्मा तो है ही, सिग्मा बॉन्ड है, डायरेक्ट ओवरलैप से बन रहा है, दिख रहा होगा आपको, साइडवेज तो नहीं है, डायरेक्ट है। सिग्मा तो है ही। सेंट्रल वाले का कौन सा यूज हो रहा है? sp2। साइड वाले का कौन सा यूज हो रहा है? p। तो इट इज सिग्मा sp2p टाइप का ओवरलैप है ये। सबको कहानी समझ आ रही है? ठीक है, तो इट इज सिग्मा sp2p टाइप का ओवरलैप। अब अगर मुझे टेबल अपडेट करना है इस चीज से, टेबल अपडेट करते हैं।
2 नंबर लिखते हैं, यहाँ पे AB3 लिखते हैं, SP2 लिखते हैं, जो अभी अभी हमने ऑब्जर्वेशन ली उसका एक टेबल बना लेंगे यहाँ पे, ठीक है। आइडियल ज्योमेट्री क्या है, अभी हमने देखा था ट्रायगोनल प्लेनर, एक्चुअल भी अभी वही है, ट्रायगोनल प्लेनर। एक्चुअल आइडियल में डिफरेंस थोड़ी देर में पता चलेगा, और इसका एग्जांपल जो हमने पढ़ा दैट इज BF3, ठीक है। एक्चुअल आइडियल में ये दिख रहा होगा ना आपको, ट्रायगोनल प्लेनर है, ये जो ज्योमेट्री है ये ट्रायगोनल प्लेनर है, और एक्चुअल और आइडियल में डिफरेंस आपको पता चल जाएगा जब स्पेसिफिक एग्जांपल्स आएंगे तो, ठीक है। आई होप आपको कहानी समझ आ रही है। ऐसा करते हैं, एक और क्वेश्चन करते हैं, थर्ड क्वेश्चन। ये जो टाइप है इट इज AB2L। AB2L का मतलब है सेंट्रल एटम A है ऑब्वियसली, B 2 एटम्स लगे हुए हैं, और साथ में L मतलब एक लोन पेयर है। यहाँ पे एक काफ़ी इंटरेस्टिंग बात हम डिस्कस करेंगे। तो एनीवेज यहाँ पे जो पहले तो लिख लेते हैं एक एग्जांपल, इट इज SnCl2। मैं AB2L की बात कर रहा हूँ, इसका एग्जांपल है SnCl2, ठीक है। अब गाइज जो टिन है Sn है वो कार्बन फैमिली में आता है, ये रही कार्बन फैमिली। कार्बन फैमिली में इंटरेस्टिंग बात यह है, मैं बार बार बताता हूँ, ग्रुप की इंफॉर्मेशन को यूज किया करो। कार्बन इज 2s2 2p2, ठीक है। सिलिकॉन इज 3s2 3p2, ऐसे ही जर्मेनियम इज 4s2 4p2, और टिन क्या होगा बच्चों 5s2 5p2। बिकॉज बॉन्डिंग के अंदर मुझे सबसे इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन जो चाहिए होती है वो वैलेंस शेल की होती है, और वैलेंस शेल की इंफॉर्मेशन ग्रुप की इंफॉर्मेशन से मिल जाती है। तो यहां पे मुझे टिन के बारे में पता है कि टिन की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या है वैलेंस शेल की, 5s2 5p2, ठीक है। 5s2 5p2, ये 5 लिखा है, 5s2 5p2। ओके, टिन को कितने बॉन्ड्स बनाने हैं देख लेते हैं। लुइस क्या कहेगा, टिन बीच में है, आसपास क्लोरीन है, क्लोरीन कितने बॉन्ड बनाता है, हेलोजन अगर कोने में है तो कितने बॉन्ड बनाता है, 1। तो टिन को 2 ही बॉन्ड बनाने हैं। अगर टिन को 2 बॉन्ड बनाने हैं गिनती के, तो टिन को कितने सिंगली ऑक्यूपाइड ऑर्बिटल्स चाहिए, टिन को अगर 2 बॉन्ड्स बनाने हैं तो कितने सिंगली ऑक्यूपाइड ऑर्बिटल्स चाहिए, 2 सिंगली ऑक्यूपाइड ऑर्बिटल्स चाहिए, 2 सिंगली ऑक्यूपाइड ऑर्बिटल्स चाहिए। और आइए जरा एनालिसिस करते हैं जरा टिन की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन का। 5s में 2 इलेक्ट्रॉन्स हैं, और ये रहा आपका 5p का डब्बा। 5p पे कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं बच्चों, 2। खुशी की बात यह है कि आपको 2 सिंगली ऑक्यूपाइड ऑर्बिटल्स चाहिए थे, ऑलरेडी हैं, ऑलरेडी प्रेजेंट, नो नीड फॉर एक्साइटेशन। ये थॉट प्रोसेस लिख रहा हूं राइट हैंड साइड। क्वेश्चन तो सब सॉल्व कर लेते हैं, रटवा तो सब देते हैं, बट एक दिमाग में जब तक थॉट प्रोसेस डेवलप नहीं होगा ना तब तक कोई फायदा नहीं है पढ़ने का, अदरवाइज तो भूल जाओगे। एनीवे, सो 2 सिंगली ऑक्यूपाइड ऑर्बिटल्स चाहिए और दोनों तो हैं, ठीक है। अब यहां पे मैं आपके साथ मैंने एक पॉइंट नंबर 3 डिस्कस किया था, फीचर। मैं वापस जा रहा हूं उस फीचर की तरफ, पन्ने पलट रहा हूं। ये कंडीशंस डिस्कस की थी। पहली कंडीशन क्या थी, ऑर्बिटल्स प्रेजेंट इन वैलेंस शेल ऑफ द एटम आर हाइब्रिडाइज्ड, ठीक है। और सेकंड कंडीशन तो आपको पता ही है, सिमिलर एनर्जी के होने चाहिए। थर्ड कंडीशन, इट इज नॉट नेसेसरी दैट ओनली हाफ फिल्ड ऑर्बिटल्स पार्टिसिपेट इन हाइब्रिडाइजेशन। कभी कभी फुल्ली फिल्ड भी पार्टिसिपेट कर लेते हैं हाइब्रिडाइजेशन में, ठीक है। बात समझ आ रही है, दैट मीन्स इनफ सेड, ठीक है। यहां पे कौन हाइब्रिडाइजेशन में पार्टिसिपेट करेगा, सिर्फ हाफ फिल्ड नहीं करते, वैलेंस शेल के सारे ऑर्बिटल्स पार्टिसिपेट करते हैं। फॉर एग्जाम्पल इनमें ये तीनों पार्टिसिपेट करेंगे, तीनों हाइब्रिडाइज होंगे। कंडीशन 3 रेफर करो,
कंडीशन 3 रेफर, जो नोट्स में हमने थर्ड कंडीशन लिखी है वो रेफर करो कि हाफ फिल्ड नहीं फुल्ली फिल्ड भी पार्टिसिपेट करते हैं, वैलेंस शेल का फुल्ली फिल्ड पार्टिसिपेट करेगा। ठीक है, तो बच्चों अगेन कितने ऑर्बिटल मिक्स कर रहे हो बच्चों, आप इलेक्ट्रॉन मिक्स नहीं कर रहे, इस चीज का ध्यान देना है, आप इलेक्ट्रॉन मिक्स नहीं कर रहे, आप ऑर्बिटल्स को मिक्स कर रहे हो। कितने ऑर्बिटल्स मिक्स कर रहे हो? 3, एक 5s और 2 5p, तो 3 ऑर्बिटल्स मिक्स कर रहे हो, तो 3 ही ऑर्बिटल्स बन रहे हैं। कंजर्वेशन ऑफ ऑर्बिटल। तीनों का नाम क्या रखना है? sp2। तीनों का नाम क्या रखना है? sp2। तीनों का नाम sp2 क्यों? अरे क्योंकि एक s और 2 p मिक्स कर रहे हो, तो sp2 ही तो नाम हुआ। चलिए, जैसे ऊपर इलेक्ट्रॉन भरे थे वैसे ही नीचे भर दो। ऊपर एक ऑर्बिटल में 2 इलेक्ट्रॉन थे, ऊपर टोटल कितने इलेक्ट्रॉन है? यहां पे देखो ऊपर कितने इलेक्ट्रॉन्स है? 4 इलेक्ट्रॉन्स है। ऊपर कितने इलेक्ट्रॉन्स है? 4 इलेक्ट्रॉन्स है, तो नीचे भी 4 होने चाहिए ना इलेक्ट्रॉन्स। तो ऊपर के 4 इलेक्ट्रॉन्स नीचे भरते हैं, आइए 1 2 3 4। बात समझ आ रही है? तो हाइब्रिड ऑर्बिटल में एक फुल्ली ऑक्यूपाइड ऑर्बिटल है और 2 सिंगली ऑक्यूपाइड है। ये जो फुल्ली ऑक्यूपाइड ऑर्बिटल है इसको बोलेंगे बच्चों लोन पेयर। इसको बॉन्ड बनाने की जरूरत नहीं है, ये ऑलरेडी पेयर्ड है। ये जो सिंगली ऑक्यूपाइड है, दीज विल इन्वॉल्व इन बॉन्ड फॉर्मेशन। आपको पता है इसके साथ कौन बॉन्ड बनाएगा? क्लोरीन। इसके साथ भी कौन बॉन्ड बनाएगा? क्लोरीन। ठीक है, तो बाकी बची शेप की बात। ये शेप कैसे होगी? 3 ऑर्बिटल्स को टिन के आसपास 3 ऑर्बिटल्स को अलाइन करना है। ये टिन के ही तो ऑर्बिटल्स हैं सारे, तो टिन के 3 ऑर्बिटल्स को कैसे अलाइन करें? 3 ऑर्बिटल्स को सच दैट द रिपल्शंस आर मिनिमम। VSEPR थ्योरी क्या कहती है? द आंसर इज ट्रायगोनल प्लेनर। ये 3 ऑर्बिटल्स को अलाइन किया है ट्रायगोनल प्लेनर फॉर्म में, जिसमें से एक ऑर्बिटल में 2 इलेक्ट्रॉन्स हैं, बाकियों में एक सिंगल इलेक्ट्रॉन है। ये समझ आ रहा है? यही 3 ऑर्बिटल्स को यहां पे ड्रॉ कर रहा हूं मैं। ये 3 ऑर्बिटल्स को कैसे अलाइन करूंगा मैं टिन के अराउंड? सच दैट द रिपल्शंस आर मिनिमम। VSEPR थ्योरी कहता है ट्रायगोनल प्लेनर। लगा दिया ट्रायगोनल प्लेनर। एक में 2 इलेक्ट्रॉन भर दिए, एक में एक। अब बाकी क्लोरीन का बॉन्ड बनाना है। अब बहुत बार देख लिया, बार बार नहीं देखेंगे। क्लोरीन का जो PZ 3PZ होगा वो बॉन्ड बनाएगा। ये एनालिसिस हमने पिछले से पिछले क्वेश्चन में किया, आप चेक कर सकते हो कि क्लोरीन का 3PZ बॉन्ड बनाता है। बात समझ आ रही है? तो अगर मैं यहां पे आपसे पूछूं कि बच्चों व्हाट इज द आइडियल ज्योमेट्री, आइडियल ज्योमेट्री क्या है, आपका आंसर होगा यार इसमें तो ट्रायगोनल प्लेनर है। आपने ट्रायगोनल प्लेनर सोच के ही तो पूरा मॉलिक्यूल ड्रॉ किया है। बात समझ आ रही है? अगला सवाल, व्हाट इज द एक्चुअल ज्योमेट्री? एक्चुअल ज्योमेट्री जिसको आप शेप भी बोलते हो, एक ही बात है। एक्चुअल ज्योमेट्री और शेप एक ही बात होती है, तो इसको क्या बोलेंगे? द आंसर इज बेंट शेप। ये बेंट शेप हो गई। बेंट शेप क्यों? क्योंकि जब भी आप शेप का आंसर देते हो आप इस लोन पेयर को छुपा लेते हो। लोन पेयर दिखाई नहीं देता। यह हमने VSEPR में भी डिस्कशन की थी कि जब भी आप शेप बताते हो किसी भी मॉलिक्यूल की, तो आप इस लोन पेयर को, जो ये लोन पेयर है इसको लोन पेयर बोलेंगे, आप इस लोन पेयर को छुपा लेते हो। ठीक है, तो बेंट शेप होगी ये, बिकॉज लोन पेयर को छुपा लिया तो एक वी सा नजर आ रहा है, बेंट शेप है। नाउ गाइज, आंसर टू माय फेवरेट क्वेश्चंस। कैन यू टेल मी व्हाट इज दिस टाइप ऑफ ओवरलैप? टाइप ऑफ ओवरलैप, द आंसर इज सिंपल। द आंसर इज, अंदर वाले का है तो सिग्मा, वैसे ठीक है, सिग्मा। अंदर वाले का sp2 यूज हो रहा है, बाहर वाले का p यूज हो रहा है, सो इट इज सिग्मा sp2p। टिन का sp2 यूज हो रहा है, ऊपर देखो ना sp2 तो लिखा है, sp2 तो यूज कर रहे हैं अंदर वाले का। टिन का sp2 यूज हुआ, बाहर वाले का p, तो इट इज सिग्मा sp2p। लोन पेयर किस ऑर्बिटल में रिजाइड करता है? इट इज रिजाइडिंग इन कौन से ऑर्बिटल में? sp2 ऑर्बिटल।
लोन पेयर sp2 ऑर्बिटल में रिजाइड करके बैठा हुआ है, देख लो, ये भी ऊपर के एनालिसिस से क्लियर है। ये दिख रहा है, ये ग्रीन सर्कल कर रहा हूं मैं, लोन पेयर sp2 ऑर्बिटल में रिजाइड कर रहा है। आई होप आपको कहानी समझ आ गई है, एक्चुअल शेप और आइडियल ज्योमेट्री के बीच में क्या डिफरेंस है। ठीक है, तो लेट्स गेट बैक टू आवर टेबल। इसमें थर्ड पॉइंट भी ऐड कर देते हैं। हमने अभी पढ़ा AB2L, अगेन इट वाज sp2, आइडियल ज्योमेट्री वाज ट्राइगोनल प्लेनर, आइडियल ज्योमेट्री वाज ट्राइगोनल प्लेनर, एक्चुअल शेप वाज बेंट। एग्जाम्पल इज SnCl2। अच्छा बच्चों, एक लास्ट चीज, ठीक है, एक लास्ट चीज देख लेते हैं। कैन यू टेल मी, पहला जो एग्जाम्पल पढ़ा था BeCl2 वाला जिसकी शेप लीनियर आई थी, कैन यू टेल मी व्हाट इज द नेट डाइपोल मोमेंट, म्यू नेट? द आंसर इज 0, इट इज अ नॉन पोलर मॉलिक्यूल। ये एक नॉन पोलर मॉलिक्यूल है। आप देखोगे जो BeCl2 है, इसके डाइपोल मोमेंट एक दूसरे के साथ कैंसिल हो रहे हैं। बेरिलियम, ऑब्वियसली क्लोरीन ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है ना, तो क्लोरीन पे डेल्टा नेगेटिव आएगा, क्लोरीन पे डेल्टा नेगेटिव आएगा, बेरिलियम पे डेल्टा पॉजिटिव आएगा। वेक्टर बनाओ पॉजिटिव से नेगेटिव, और दोनों वेक्टर इक्वल ऑपोजिट है तो एक दूसरे से कैंसिल हो जाएंगे। तो डेड नेट डाइपोल मोमेंट इज 0, म्यू नेट इज कॉल्ड एज 0, इट इज अ नॉन पोलर मॉलिक्यूल। BeCl2 इज अ नॉन पोलर मॉलिक्यूल। ठीक है, आगे एक ये पढ़ा था BF3। ठीक है, BF3 का ये दिखाई दे रहा है आपको, पता ना फ्लोरीन और बोरॉन में से ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव कौन है? द आंसर इज फ्लोरीन। तो फ्लोरीन पे पार्शियल नेगेटिव लिख दिया मैंने हर जगह, बोरॉन पे पार्शियल पॉजिटिव लिख दिया। फ्लोरीन पे पार्शियल नेगेटिव लिख दिया बिकॉज वो ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है ना, ज्यादा लालची है, इलेक्ट्रॉन्स को अपनी तरफ खींच के रखेगा। तो फ्लोरीन पे डेल्टा नेगेटिव, बोरॉन पे डेल्टा पॉजिटिव। तो अगर आप इस स्ट्रक्चर को थोड़ा और तमीज से बनाओगे, मतलब ऊपर वाला स्ट्रक्चर यूज कर लेते हैं, ये वाला, ये भी ट्राइगोनल प्लेनर ही बन रखा है। फ्लोरीन पे डेल्टा नेगेटिव, बोरॉन पे डेल्टा पॉजिटिव। तो यहां पे जो वेक्टर बनेंगे पॉजिटिव टू नेगेटिव, एक ऊपर एक यहां एक यहां, मतलब एक ऊपर बनेगा, एक यहां बनेगा, एक यहां बनेगा, ये 3 वेक्टर बनेंगे इस तरीके से। ठीक है, और ये वेक्टर एक दूसरे को बच्चों कैंसिल कर रहे हैं, ये वेक्टर एक दूसरे को कैंसिल कर रहे हैं। ये तीनों वेक्टर्स का जब आप एडिशन करोगे तो 0 आएगा। फिजिक्स में वेक्टर चैप्टर में सीख ही लिया होगा इतना। तो ये तीनों वेक्टर्स के बीच में एंगल 120 डिग्री का है, हर दोनों वेक्टर्स के बीच में एंगल 120 डिग्री का है। वेक्टर्स का मैग्नीट्यूड सेम है, तो इन तीनों वेक्टर की एडिशन करोगे तो म्यू नेट की वैल्यू क्या आएगी? 0। म्यू नेट की वैल्यू 0, दैट मीन्स इट्स अ नॉन पोलर मॉलिक्यूल, इट इज अ नॉन पोलर मॉलिक्यूल। और ये तीसरा एग्जांपल जो हमने किया वो भी देख लेते हैं, SnCl2। ये देखिए SnCl2 का ये डायग्राम बना हुआ है। इसमें आपको पता है क्लोरीन ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है, क्लोरीन पे देखो पार्शियल नेगेटिव लिखा है, मैंने लाल रंग से लिख रहा हूं। क्लोरीन पे पार्शियल नेगेटिव दिख रहा है, टिन पे पार्शियल पॉजिटिव दिख रहा है। पॉजिटिव टू नेगेटिव एक वेक्टर, पॉजिटिव टू नेगेटिव दूसरा वेक्टर। क्या दोनों कैंसिल हो रहे हैं? नहीं हो रहे। लीनियर होते तो कैंसिल हो जाते ना, दोनों कैंसिल नहीं हो रहे। गाइज यहां पे एक और वेक्टर आ रहा है जो लोन पेयर के कारण आ रहा है, बिकॉज टिन का न्यूक्लियस है, टिन एटम का न्यूक्लियस है और ऊपर लोन पेयर है, न्यूक्लियस लोन पेयर। तो पॉजिटिव से नेगेटिव, तो एक वेक्टर ये ऊपर की तरफ भी है। समझ आ रही है बात? तो एक वेक्टर ऊपर की तरफ है, एक वेक्टर लेफ्ट की तरफ है, एक वेक्टर राइट की तरफ है, इस तरीके से। बट तीनों वेक्टर कैंसिल नहीं हो रहे बिकॉज लोन पेयर वाला वेक्टर का मैग्नीट्यूड ही अलग होगा। ठीक है, तो इसका अगेन अगर म्यूनेट कोई आपसे पूछे, म्यूनेट विल नॉट बी इक्वल टू 0, इट विल बी अ पोलर मॉलिक्यूल। ऑलराइट। अच्छा बच्चों, लास्ट चीज आज की, प्रॉमिस, लास्ट चीज, ये जो थीटा है इस पे कमेंट किया जा सकता है, इस थीटा पे कमेंट किया जा सकता है। थीटा इज लेस देन 120। 120 से कम क्यों है?
बिकॉज लोन पेयर की रिपल्शन ज्यादा होती है। 120 से कम क्यों है? बिकॉज लोन पेयर की रिपल्शन ज्यादा होती है। जैसे ये 3 है मेरे पास, ठीक है, बेंड शेप, इनमें से जैसे ये है, ये है, ये है, ये दिखाई दे रहा होगा। इसमें से ऊपर वाला लोन पेयर है, मेरे हाथ में टिन है, यहां पे क्लोरीन है और यहां पे भी क्लोरीन है, ठीक है, ऊपर लोन पेयर है। लोन पेयर को छुपा दो तो ये बेंड शेप दिखाई दे रही है सबको, ठीक है। एक वेक्टर यहां पे है, एक यहां पे है, एक वेक्टर यहां पे, बट ये वाला वेक्टर ज्यादा है, तो इसलिए वेक्टर एडिशन 0 नहीं आ रही, ठीक है। इस वेक्टर का मैग्नीट्यूड अलग है, ऊपर वाले का, इन दोनों का अलग है। तो इक्वल मैग्नीट्यूड के वेक्टर्स अगर 120 पे रखोगे तो 0 आता है नेट डाइपोल मोमेंट। और आखिरी चीज एंगल की, एंगल क्या है? ऊपर वाला लोन पेयर है, तो एज पर वीएसईपीआर थ्योरी लोन पेयर ज्यादा रिपेल करता है, तो लोन पेयर के कारण ये दोनों बॉन्ड्स ये पास में आ गए होंगे, बिकॉज ऊपर से रिपल्शन ज्यादा हो रही है, तो ये जो 2 बॉन्ड्स हैं ये दोनों एक दूसरे के पास आ गए हैं। बात समझ आ रही है? बिकॉज ऊपर से रिपल्शन ज्यादा लग रही है, दोनों तरफ से रिपल्शन यहां से ऊपर से ज्यादा लग रही है, ये लोन पेयर है ना, लोन पेयर ज्यादा रिपेल करता है, तो ये बॉन्ड क्लोज आ गए। दैट मींस ये जो एंगल होगा, ये आइडियल केस में तो 120 था, तो ये 120 से थोड़ा कम हो गया होगा, तो वही लिखा है, दिस एंगल इज लेस देन 120। ऑलराइट, तो काफी सारी डिस्कशन कर ली हमने SnCl2 की, ठीक है। तो आई होप आपको आज लेक्चर में काफी सारी नई बातें सीखने को मिली होंगी। नेक्स्ट लेक्चर में इस चीज को कंटिन्यू करते हैं। टेक केयर, बाय बाय।